हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीएस प्रोफेशनल के अंदर पेपर नंबर 5 सीआर के अंदर अमेंडमेंट्स। पार्ट 1 के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम सीआर के पार्ट 2 की बात कर रहे हैं कि जो आईबीसी 2016 के रिगार्डिंग है, इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग है कि क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए। दिसंबर 20 के जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने न्यूली अटेंड किया था क्लासेस, मैक्सिमम ऑफ द अमेंडमेंट्स उन्होंने ऑलरेडी कवर कर लिए थे। मेनली वो स्टूडेंट्स जो जून 20 के हैं और उसके पहले के जो अटेम्प्ट के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो, ये अमेंडमेंट क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाउ वी स्टार्ट अमेंडमेंट्स इन द सीआरबीआई पार्ट 2 के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं। तो नाउ वी कम टू चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 के रिगार्डिंग क्या क्या अमेंडमेंट है। नंबर 1, अमेंडमेंट इन द सेक्शन 4। सेक्शन 4 के अंदर अमेंडमेंट क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, आईबीसी 2016। तो आईबीसी 2016 के अंदर जो चैप्टर नंबर जो 14 है, दैट इज द इंट्रो, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि यदि जब भी सीआईआरपी इनिशिएट होगी, क्या इनिशिएट होगी, सीआईआरपी, तो यदि सीआरपी यदि इनिशिएट होगी तो सीआरपी तभी इनिशिएट होगी जब डिफॉल्ट का अमाउंट मिनिमम 1 लाख रुपीज हो और वो इंक्रीज होके 1 करोड़ रुपीज हो सकता है। लेकिन जो फिलहाल जो लिमिट थी सेक्शन 4 के अंदर वो 1 लाख रुपीज की थी। और इसके रिगार्डिंग देयर इज अमेंडमेंट इन द 24 मार्च 2020। 24 को एक अमेंडमेंट आ चुका है और वो अमेंडमेंट ये है, और ये कोविड का इंपैक्ट नहीं है, जनरल अमेंडमेंट है। क्योंकि यदि कोविड का यदि इंपैक्ट होता तो टाइम पीरियड दिया हुआ होता कि 1 ईयर के लिए, 6 मंथ्स के लिए है। जो जनरली कोविड वाले अमेंडमेंट्स के अंदर ऐसा है, ये जनरल है। मतलब पहले 1 लाख रुपीज की लिमिट थी कि मतलब आईबीसी 2016 तभी इन्वोक होगा। सीआईआरपी के अंदर एप्लीकेशन तभी आप दे सकते हो, सीआरपी तभी इनिशिएट होगा जब डिफॉल्ट का अमाउंट मिनिमम 1 लाख रुपीज हो। नाउ ये लिमिट 1 लाख रुपीज की हटा के अब 1 करोड़ रुपीज हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि यदि डिफॉल्ट का अमाउंट यदि 50 लाख रुपीज है तो सीआरपी इनिशिएट नहीं होगा, आईबीसी 2016 इन्वोक नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, क्योंकि आपका कंसेप्ट ही चेंज हो गया। अभी तक जो आप डिफॉल्ट का अमाउंट जो देखा करते थे वो 1 लाख रुपीज देखा करते थे। अब आपको डिफॉल्ट का अमाउंट जो देखना है वो 1 लाख रुपीज नहीं देखना, 1 करोड़ रुपीज देखना। यदि किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिफॉल्ट का अमाउंट 90 लाख रुपीज है, तब भी आईबीसी 2016 के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगी। हमें पता है जब कोई डिफॉल्ट होगा तो फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर खुद भी एप्लीकेशन दे सकता है सीआईआरपी को इनिशिएट करने के लिए। वो प्रोविजन पहले भी थे, वो प्रोविजन अभी भी है, लेकिन सीआईआरपी इनिशिएट तभी होगी जब डिफॉल्ट का अमाउंट एज पर सेक्शन 4 क्या था, 1 लाख रुपीज जो लिमिट एप्लीकेबल थी। लिमिट कितनी थी, 1 लाख रुपीज की थी। उसे आप चाके इंक्रीज कर सकते थे, ऐसा लो में दिया हुआ था 1 करोड़ रुपीज तक। लेकिन जो लिमिट एप्लीकेबल थी डिफॉल्ट के लिए प्रेजेंटली दैट वाज अर्लियर 1 लाख रुपीज विद इफेक्ट फ्रॉम 24 मार्च 2020 नोटिफिकेशन। अब डिफॉल्ट का अमाउंट यदि 1 करोड़ रुपीज या उससे ज्यादा होगा, 1 करोड़ रुपीज या 1 करोड़ से ज्यादा होगा डिफॉल्ट का अमाउंट, तभी आपका सीआरपी इनिशिएट होगा। अदरवाइज सीआरपी इनिशिएट नहीं होगा, आईबीसी 2016 एप्लीकेबल नहीं होगा इन रिलेशन टू कॉर्पोरेट। समझ में आ गया, एज पर सेक्शन 4। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नंबर 2, मैं लिखता भी जाता हूं। दिस इज अ पॉइंट नंबर 1, अमेंडमेंट नंबर 1, अमेंडमेंट नंबर 2। अमेंडमेंट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि डिफॉल्ट का अमाउंट 1 लाख रुपीज से इंक्रीज होकर 1 करोड़ रुपीज हो गया। डिफॉल्ट का अमाउंट कितना हो गया, दैट इज अ 1 करोड़ रुपीज। कितना हो गया, 1 करोड़ रुपीज का लिमिट हो गया, रुपीज 1 करोड़। राइट। सेकेंड अमेंडमेंट इन द चैप्टर नंबर 14 सेक्शन 5 सब सेक्शन 15 इन रिलेशन टू डेफिनेशन, नॉट मोर इंपॉर्टेंट, जस्ट रीड इट।
interim finance means any financial debt raised by the resolution professional during the insolvency resolution process period and other debt as may be notified. This line has been inserted. मतलब अब तक interim finance के अंदर financial debt जो raised by the RP था वही कवर किया हुआ था. Now it cover any other debt as may be notified. This is the amendment, not important. देन अमेंडमेंट नंबर 3, लेकिन ये जो अमेंडमेंट नंबर 3 जो कवर किया गया सप्लीमेंट के अंदर, इट नॉट रिलेशन विथ एनी सेक्शन ऑफ आईबीसी 2016. इट इज अ केस लॉ ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द कोड. कोड मींस आईबीसी 2016. यहां पे हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी. क्या आईबीसी 2016 कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है या नहीं? इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यदि आईबीसी 2016 के प्रोविजन यदि किसी और लॉ की प्रोविजन के साथ यदि आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं तो कौन सा वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? तो यहां पे केस हुआ, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन फाइनली दिया. दिस इज इंपॉर्टेंट केस लॉ. ये सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट नहीं है, एक नया केस लॉ है. और मेनली जो हम सीआर के पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ पे सेक्शंस के अंदर अमेंडमेंट तो बहुत कम कवर्ड है. मेनली जो कवर्ड है वो केस स्टडीज कवर्ड है. देयर आर न्यू नंबर ऑफ केसेस हैज बीन इंसर्टेड. और इससे क्या होता है, बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं. एग्जाम के पॉइंट से केस स्टडीज इंपॉर्टेंट है. इस केस स्टडी में क्या था? इस केस स्टडी में ये था कि एक सेंट्रल लॉ है, दैट इज ओवर क्या है हमारा आईबीसी. देयर इज अनदर लॉ दैट इज द स्टेट लॉ, दैट इज द महाराष्ट्र एक्ट. किसी मैटर के रिगार्डिंग ये दोनों प्रोविजन आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुए. वो मैटर क्या था वो हम अभी एक बार पढ़ लेंगे अकॉर्डिंग टू केस लॉज. एक बार जनरल बात कर रहा हूं, फिर हम रीड करेंगे क्या है प्रोविजन. तो यहाँ पे ये जो है मुद्दा क्या था जिसके ऊपर मैटर एनसीएलटी में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया. मैटर ये था कि किसी मैटर के रिगार्डिंग महाराष्ट्र एक्ट स्टेट के अंदर भी लॉ बनाया हुआ है क्योंकि वो कॉन्करेंट लिस्ट के रिगार्डिंग है और उस मैटर के रिगार्डिंग हमारा आईबीसी 2016 भी डील करता है. तो ऐसे केसेस जहां पे स्टेट ने भी लॉ बना रखा है और सेंट्रल ने भी लॉ बना रखा है, तो कौन सा वाला लॉ एप्लीकेबल होगा? यदि किसी मैटर के रिगार्डिंग कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री के अकॉर्डिंग यदि सेंट्रल भी लॉ बनाता है और स्टेट भी लॉ बनाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है प्रोविजन कि यदि सेंट्रल में भी लॉ बना हुआ है, स्टेट में भी लॉ बना हुआ है, दोनों यदि आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो जितना मैटर कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके रिगार्डिंग ऑब्वियसली सेंट्रल के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, पार्लियामेंट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे. वो सेंट्रल स्टेट के प्रोविजन के ऊपर भी क्या करेगा? प्रिवेल करेगा. इसी के रिगार्डिंग ये पूरा केस स्टडीज यहां पे दिया हुआ है. तो डिटेल में देखते हैं कि केस स्टडीज के अंदर क्या क्या मुद्दा था, क्या फैक्ट्स थे और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कौन से प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए. तो नाउ इन द मैटर ऑफ ये केस स्टडीज आप चाहो तो नेम भी याद कर सकते हो क्योंकि हमने कौन से सारे केसेस के नेम याद किए हैं क्योंकि हमें पता है लेटेस्ट केस लो है, इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंट के अंदर भी कवर्ड है. तो आप चाहो तो इसका नेम भी याद कर लेना. इन द मैटर ऑफ इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक. क्योंकि हमने इतने सारे केसेस तो याद नहीं कि एक दो तो हम याद कर सकते हैं. वापस से बोल रहा हूं, इन द मैटर ऑफ इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक क्या था? डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं, वर्ड टू वर्ड एक लाइन को नहीं पढ़ रहे, डायरेक्टली टाइम सेव करने के लिए. और जो इंपॉर्टेंट जहां पे प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ है. दी केस इनवर्ड, ये जो केस है वो किसके रिगार्डिंग था? कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस इन दी कोड मींस आईबीसी 2016. तो आईबीसी 2016 के प्रोविजन कॉन्ट्राडिक्टरी है विद द प्रोविजन ऑफ द स्टेट लॉ ऑफ द महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1958.
मतलब किसी पर्टिकुलर मैटर के रिगार्डिंग आईबीसी 2016 के प्रोविजन इज कॉन्ट्राडिक्टरी विद द प्रोविजन ऑफ महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1958। और ये जो स्टेट का जो लॉ है, जो महाराष्ट्र एक्ट के अंदर जो लॉ दिया हुआ है, दिस स्टेट लॉ प्रोवाइडेड फॉर ओवरटेकिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज बाय द स्टेट बाय डिक्लेयरिंग देम रिलीफ अंडरटेकिंग। Such overtaking can be done only through the government notification to that effect under that state law। और ये किया गया to protect the employment of the people who are working in such an undertaking। मैं यहाँ पे ये नहीं समझा रहा कि बेसिकली क्यों बनाया गया था, स्टेट का लॉ है। हम यहाँ पे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इस महाराष्ट्र एक्ट के प्रोविजन को भी डीपली जाके बात करें। मुद्दा क्या है, किसी मैटर के रिगार्डिंग स्टेट का लॉ का प्रोविजन और सेंट्रल का ये जो आईबीसी 2016 का प्रोविजन है, ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। समझ में आ रही है? तो मैंने यहाँ पे ही बताया कि महाराष्ट्र एक्ट क्या कहता है, वो ओवरटेकिंग करने की बात करता है इन इंडस्ट्रीज को, और वो होगा बाय द वे ऑफ गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस। और आईबीसी 2016 इंस्टेड, आईबीसी 2016 भी साइलेंट नहीं है, वो क्या कहता है, वो कुछ और कह रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है। IBC 2016 instead providing for overtaking of an undertaking business by an IP। IBC 2016 क्या कहता है, instead provide for overtaking of an industrial undertaking by an IP through a committee of creditors। वह थोड़ा डिफरेंट है, वो भी ओवरटेकिंग की बात करता है, ये भी ओवरटेकिंग की बात करता है, थोड़ा डिफरेंट प्रोविजन है। In the instant case, the insolvency application was filed against the innovative industries which later claimed to be relief undertaking under the Maharashtra Act। मतलब पहले आपने एप्लीकेशन लगाई अंडर दी आईबीसी, बाद में बोला कि हम आईबीसी के अंदर कवर नहीं होंगे, हम तो महाराष्ट्र एक्ट के अंदर कवर्ड होंगे क्योंकि रिलीफ अंडरटेकिंग के अंदर आ जाएगा। मतलब वन वर्ड में बोला जाए तो एक पर्टिकुलर जो मैटर है, उस मैटर के रिगार्डिंग महाराष्ट्र एक्ट के भी प्रोविजन एप्लीकेबल होने और आईबीसी 2016 भी एप्लीकेबल हो रहा है। दिस इज द फैक्ट्स, ये फैक्ट्स दिए हुए हैं, जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम बताई गई है। दिस ब्रॉट दी टू लेजिस्लेशन, दो लॉ बने हुए ऑन ए कोलाइजन कोर्स फॉर द सिंपल रीजन दैट एनफोर्समेंट ऑफ द वन विल इंडर द एनफोर्समेंट ऑफ द अदर। ये प्रॉब्लम थी। हम कौन से लॉ को एनफोर्स करें, स्टेट के प्रोविजन को एनफोर्स करें तो सेंट्रल की बेइज्जती होती है, और यदि सेंट्रल लॉ के प्रोविजन को यदि एनफोर्स करें तो स्टेट लॉ के प्रोविजन की बेइज्जती होती है। तो कौन से प्रोविजन को हम प्रिवेल करें, सेंट्रल लॉ के प्रोविजंस को या स्टेट लॉ के प्रोविजन को? आईबीसी 2016 एप्लीकेबल होगा या महाराष्ट्र एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? इन दिस मैटर दिस वाज द प्रॉब्लम। मुद्दा समझ में आया? मुद्दा ही समझ में आया कि इस मैटर के रिगार्डिंग महाराष्ट्र एक्ट के प्रोविजन भी एप्लीकेबल हो रहे हैं, स्टेट लॉ भी एप्लीकेबल हो रहा है, और सेंट्रल लॉ दैट इज आईबीसी 2016 भी एप्लीकेबल हो रहा है। तो किसके प्रोविजन को हम यहां पे प्रिवेल करें? समझ में आ गई बात? अब पॉइंट ये आता है कि अब ये फैक्ट्स हैं, ये प्रॉब्लम थी। अब इस प्रॉब्लम्स के लिए आपको देखना पड़ेगा कि लॉ में इंटरप्रेट करने के लिए क्या क्या दिया हुआ है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या डिसीजन दिया, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कंसिडर करेगा। दिस इज अ ग्राउंड, यहाँ पे ग्राउंड्स दिए गए बिफोर इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेट करने के लिए क्या क्या ग्राउंड्स थे, कैसे हमने बोला कि हम सेंट्रल लॉ की इज्जत रखें या स्टेट लॉ की इज्जत रखें, हम किसके प्रोविजन को हम यहाँ पे प्रिवेल करें। तो सुप्रीम कोर्ट dealt with the constitutional law doctrine of repugnancy, that is in case of inconsistency। यदि दो लॉ के प्रोविजंस यदि आपस में इनकंसिस्टेंट है तो क्या अप्लाई करें। दिस इज द आर्टिकल 254। कौन सा आर्टिकल हम देखेंगे? आर्टिकल नंबर 254 देखेंगे, और आर्टिकल नंबर 254 के अंदर जो डॉक्ट्राइन ऑफ रिपग्नेंसी है, दैट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ इनकंसिस्टेंसी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 254। तो आर्टिकल नंबर 254 के अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ रिपग्नेंसी, इस डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग whenever central and state laws are framed on the same subject and
उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग यदि प्रोविजंस आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी और कॉन्फ्लिक्ट हैं, क्लियरली दिया हुआ है इट इज अ सेंट्रल लॉ, जो प्रिवेल करेगा स्टेट लॉ के प्रोविजंस वॉइड है, मैटर क्लोज। समझ में आ गया? प्रॉब्लम क्या थी? उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आर्टिकल नंबर 254 के अंदर दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 254 के अंदर पहले ही प्रोविजन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्लियरली? कि यदि सेंट्रल और स्टेट लो किसी मैटर के रिगार्डिंग यदि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर यदि प्रोविजन बनाता है तो उस केस में क्लियरली सेंट्रल लॉ के प्रोविजन आपको प्रिवेल करने हैं, स्टेट लॉ के प्रोविजन क्या होंगे? वॉइड होंगे इन केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वापस से यदि आप रीड करना चाहो इतना इनफ है। अब यदि बार बार पढ़ोगे तो एक ही बात को बार बार रिपीट किया गया है। इतना यदि आपने पढ़ लिया तो कंसेप्ट क्लियर है। और यदि आप ज्यादा पढ़ोगे तो वही बातें बार बार की गई है। तो एक बार और पढ़ लेते हैं, डिफरेंट वे में दिया हुआ है। ए प्लेन रीडिंग ऑफ आर्टिकल 254 गिव्स एन इंप्रेशन दैट इफ बोथ central and state government frames a laws on a same entry under the concurrent list, only then the central law will prevail in the instant case। अब इन्होंने बोला कि यदि concurrent list की यदि एक ही एंट्री के रिगार्डिंग concurrent list की एक ही एंट्री के रिगार्डिंग यदि प्रोविजन दिया हुआ है तब जाके आर्टिकल 254 एप्लीकेबल होगा। इन्होंने ऐसा मुद्दा उठाया, लेकिन फाइनली बोला गया ना 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 ना, यदि सेंट्रल और स्टेट लॉ यदि दोनों यदि प्रोविजन बनाते हैं और यदि दोनों यदि कॉन्फ्लिक्ट यदि करते हैं तो लॉ का इंटेंशन ये है कि सेंट्रल लॉ के प्रोविजन ही फाइनली प्रिवेल करेंगे। The appeal to the Supreme Court hence involved two major questions. One was whether the petitioner can seek the relief under the Maharashtra Act at the cost of IBC 2016। क्योंकि किसी मैटर के रिगार्डिंग यदि आपने महाराष्ट्र के प्रोविजन यदि अप्लाई किए तो इस मैटर के रिगार्डिंग IBC 2016 भी एप्लीकेबल है। तो अब बताओ कि महाराष्ट्र एक्ट का प्रोविजन अप्लाई होगा या IBC 2016 एप्लीकेबल होगा? दिस वाज अ पॉइंट, क्योंकि सेम मैटर के रिगार्डिंग IBC 2016 में भी प्रोविजन दिया हुआ, स्टेट लॉ के प्रोविजन भी एप्लीकेबल दिए हैं। तो किसके प्रोविजन एप्लीकेबल कंसीडर किए जाएंगे यदि किसी मैटर के रिगार्डिंग यदि वो आपस में क्या है? इनकंसिस्टेंट। With respect to the code being acknowledged as an exhaustive law on the point is definitely a very progressive step. It also now brings in a more clarity that, अब ध्यान से, दिस इज वापस से वही पॉइंट जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट लाइन। वापस से एक ही बात को बार बार बोल दे तो अच्छा लगता है, तो वही रिपीट किया। फाइनली कंक्लूजन सुप्रीम कोर्ट का, द प्रोविजंस ऑफ द कोड विल हैव सुप्रीमेसी ओवर एवरी अदर लॉ। यदि किसी भी मैटर के रिगार्डिंग यदि IBC 2016 का प्रोविजन भी और अदर लॉ का कोई प्रोविजन भी है तो ये IBC 2016 विल प्रीवेल ओवर द अदर लॉज whenever and wherever any conflict arises। यदि कोई भी दो लॉ के अंदर यदि कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस है तो IBC 2016 बाकी सारे लॉज को क्या करेगा? ओवरराइड करेगा। ये सुप्रीमेसी होगा, ये प्रिवेल करेगा। सर क्लियर है? नाउ अगेन चैप्टर नंबर 15 सेक्शन 7 के रिगार्डिंग अगेन देयर इज वन मोर केस। There is again one more case। सेक्शन 7 के अंदर अमेंडमेंट नहीं है। सेक्शन 7 जो आपने प्रोविजन पढ़ा है वही प्रोविजन यहाँ भी कवर्ड है। There is no amendment regarding with the सेक्शन 7। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? केस लॉज दिया हुआ है। तो इसलिए सेक्शन 7 के केस लॉज को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे पहले सेक्शन 7 का प्रोविजन दिया हुआ है और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 में ये दिया हुआ है कि जब फाइनेंशियल क्रेडिटर के द्वारा एप्लीकेशन NCLT को दी जाती है, याद आया? कौन एप्लीकेशन दे रहा है? फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर ने जब NCLT को एप्लीकेशन दी तो NCLT फाइनेंशियल क्रेडिटर ने जो भी एप्लीकेशन दी, जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए, उसके आधार पे ये डिसाइड करता है कि डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं, और उसका टाइम पीरियड है विद इन 14 डेज। याद आया कि नहीं आया? आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, किसने किसको एप्लीकेशन फाइल की? फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एक एप्लीकेशन NCLT को दी। क्या करने के लिए? फोर्स CIRP इनिशिएट करने के लिए। तो CIRP इनिशिएट करने के लिए जब फाइनेंशियल क्रेडिटर NCLT को एप्लीकेशन देता है तो आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन द NCLT
एसर्टेन द एक्सटेंस ऑफ डिफॉल्ट, क्योंकि द रीजन जब डिफॉल्ट एग्जिस्ट करेगा तभी CIRP इनिशिएट होगी. यदि इफ देयर इज नो डिफॉल्ट, नो CIRP विल बी इनिशिएटेड. तो NCLT ये एसर्टेन करेगा कि डिफॉल्ट एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, और ये डिफॉल्ट एग्जिस्ट करती है नहीं करती कहां से एसर्टेन करेगा? आइदर फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द IU और ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस फर्निश्ड बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर. सर कितने टाइम पीरियड के अंदर ये एसर्टेन करेगा कि डिफॉल्ट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है? विद इन 14 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन. एप्लीकेशन रिसिप्ट करने के 14 डेज के अंदर, एप्लीकेशन रिसिप्ट करने के 14 डेज के अंदर NCLT ये एसर्टेन करेगा कि डिफॉल्ट एग्जिस्ट करती है या नहीं. तो अभी रिसेंटली एक केस हुआ है, दैट इज इन द मैटर ऑफ सुरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस जोगीलाल कमलापत जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड एंड अदर्स. और इस केस के अंदर ये बोला गया कि जो 14 डेज का जो टाइम पीरियड है NCLT के पास, ये NCLT 14 डेज के अंदर जो डिसाइड करता है कि डिफॉल्ट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, लॉ के अंदर मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी, इट इज ए डायरेक्टरी. समझ में आया कि नहीं आया? इट इज अ डिसीजन ऑफ NCLT. नाउ एक न्यू सेक्शन 10A हैज बीन एडेड. ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है. दिस इज द COVID-19 अमेंडमेंट, मतलब कोविड की वजह से अमेंडमेंट आया है, क्योंकि हमें पता है 25 मार्च 2020 ये दिन सबको याद है, काला दिन. 25 मार्च 2020 याद आ रहा होगा तुम लोगों को. व्हाट हैपेंड इन कंप्लीट इंडिया. तो 25 मार्च 2020 से COVID-19 के लिए इंडिया के अंदर लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा था ना. तो 25 मार्च 2020 ऑनवर्ड्स ये CIRP की जो प्रोसेस है उसको सस्पेंड कर दिया. ऐसा नया सेक्शन 10A इंसर्ट किया गया. जब 25 मार्च को हम लेके आए तो क्या हमें पता था कि कब तक चलेगा? तो हमें लगा कि 6 महीने के लिए तो रहेगा, एकदम से इंपैक्ट खत्म नहीं होता. ये आइडिया लग रहा था कि 6 मंथ्स का तो रहेगा. कितना रहेगा पता नहीं, तो 1 ईयर से ज्यादा नहीं रहेगा, ऐसा उस समय डिसाइड किया गया. तो 25 मार्च को एक ये नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया. इन्होंने बोला कि जो CIRP के लिए जो भी एप्लीकेशन दी जाती है, कोई एप्लीकेशन एडमिट नहीं की जाएगी. मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अप्रैल में कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर बोलता है कि इसने डिफॉल्ट कर दिया 1 करोड़ से ज्यादा, क्योंकि अब लिमिट चेंज हो गई ना. अब लिमिट 1 लाख रुपए की नहीं, अब लिमिट 1 करोड़ रुपीस की है. तो यदि कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर बोलता है कि भैया इसने डिफॉल्ट 1.5 करोड़ का कर दिया और आप एप्लीकेशन यदि आप IBC को दोगे तो आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते. अभी फिलहाल ये जो IBC के जो प्रोविजन है सस्पेंड हो गए, कोई CIRP इनिशिएट नहीं होगी फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स. 6 महीने के लिए तो हमने सस्पेंड कर दिया, और हम चाहे तो 1 साल तक ये सस्पेंड कर सकते हैं CIRP के प्रोविजंस, IBC 2016 के प्रोविजंस. और ये कब से ये नोटिफिकेशन आया? 25 मार्च 2020 ऑनवर्ड्स. एक बार देख लेते हैं कि सेक्शन 10A क्या कहता है. ये सेक्शन 10A वैसे बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, दिसंबर 20 के पर्पस के लिए आप देख सकते हो, ओनली फॉर दिसंबर 20 अटेम्प्ट. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं है, कोविड अमेंडमेंट है ये, कोविड की वजह से आया अमेंडमेंट है ये. तो एक बार आप रीड कर लो, नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन यस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. क्या है नया सेक्शन जो इंट्रोड्यूस किया गया सेक्शन 10A, वो क्या कहता है? सस्पेंशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ CIRP, सस्पेंशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ CIRP. बाहर में जाए सेक्शन 7, 9 और 10. सर सेक्शन 7 में कौन एप्लीकेशन देता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर. सेक्शन 9 में कौन एप्लीकेशन देता है? ऑपरेशनल क्रेडिटर. और सेक्शन 10 के अंदर कौन एप्लीकेशन देता है? कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट. बाहर में जाए, अभी एप्लीकेशन नहीं देंगे, कोई CIRP कमेंट्स नहीं होगी, कोई CIRP इनिशिएट नहीं होगी. बाहर में जाए सेक्शन 7, बाहर में जाए सेक्शन 9, बाहर में जाए सेक्शन 10, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन. सेक्शन 10 बोलता है बाहर में जाए. कोविड के अंदर पैंडेमिक टाइम पीरियड, not withstanding anything contained in section 7, 9 or 10.
क्या दिया हुआ है, बाहर में जाए सेक्शन 7, बाहर में जाए सेक्शन 9, बाहर में जाए सेक्शन 10। No application for initiation of CIRP of a corporate debtor shall be filed for any default। और डिफॉल्ट का मतलब आपको पता ही है कि अब 1 लाख रुपए की लिमिट नहीं है, 1 करोड़ रुपीज की लिमिट है, अराइजिंग ऑन और आफ्टर 25 मार्च, 25 मार्च और 25 मार्च के बाद। पहले की डिफॉल्ट की बात नहीं की जा रही। यदि कोई डिफॉल्ट 25 मार्च से पहले का है उसकी हम बात नहीं कर रहे। यदि कोई भी डिफॉल्ट, मेरे साथ बोलो, यदि कोई भी डिफॉल्ट यदि की जा रही है, यदि कोई भी डिफॉल्ट यदि अराइज हो रही है ऑन और आफ्टर 25 मार्च, तो 25 मार्च या 25 मार्च के बाद यदि कोई डिफॉल्ट यदि अराइज हुआ उसके रिगार्डिंग, उस डिफॉल्ट के रिगार्डिंग, कैसे डिफॉल्ट, वो डिफॉल्ट जो अराइज हुई है 25 मार्च या 25 मार्च के बाद, उसके रिगार्डिंग कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर, कोई भी ऑपरेशनल क्रेडिटर और कोई भी कॉर्पोरेट एप्लीकेंट एप्लीकेशन नहीं दे सकता, कोई सीआईआरपी कमेंस नहीं होगी। सर कितने पीरियड के लिए, फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने का तो हमें पता ही था, और एनी फर्दर पीरियड, लेकिन 1 ईयर से ज्यादा नहीं होगा उतने पीरियड तक जो भी नोटिफाइड होगा। तो 6 महीने के लिए तो ये कोविड-19 की वजह से, 6 महीने के लिए तो कोविड-19 की वजह से आईबीसी पूरा सस्पेंड कर दिया गया। समझ में आ गया। 6 महीने से ज्यादा के लिए भी आईबीसी 2016 के प्रोविजन सस्पेंड हो सकते हैं, जितना भी नोटिफाइड होगा, लेकिन मैक्सिमम 1 ईयर। समझ में आ गया। आईबीसी 2016 के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। जो भी डिफॉल्ट अराइज हो रहा है, जो भी डिफॉल्ट अराइज हो रहा है ऑन और आफ्टर 25 मार्च 2020। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी डिफॉल्ट कमिटेड बिफोर 25 मार्च। यदि कोई डिफॉल्ट 25 मार्च से पहले की हुई उसके ऊपर तो आईबीसी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, लेकिन यदि कोई डिफॉल्ट यदि 25 मार्च या उसके बाद यदि अराइज हुई तो आईबीसी 2016 के जो प्रोविजन है वो सस्पेंड हो गए। बाहर में जाए सेक्शन 7, बाहर में जाए सेक्शन 9, बाहर में जाए सेक्शन 10। क्लियर? यस सर। सेक्शन 66 सब सेक्शन 3, ये भी एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया कोविड-19 की वजह से। क्योंकि ये नया सेक्शन ये क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि जब सेक्शन 10A एक नया सेक्शन हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, जब हमने आईबीसी के प्रोविजन को सस्पेंड कर दिया, सीआईआरपी इनिशिएशन को हमने सस्पेंड कर दिया, कोई सीआईआरपी कमेंस नहीं होगी, तो सेक्शन 66 सब सेक्शन 3 हमें लाना पड़ा। एक और नया सेक्शन हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ये सेक्शन 66 सब सेक्शन 3 क्यों आया, ड्यू टू द रीजन ऑफ सेक्शन 66। सेक्शन 66 ये कहता है कि यदि कभी भी सीआईआरपी टाइम पीरियड के अंदर यदि कोई भी इंसॉल्वेंसी टाइम पीरियड हो या लिक्विडेशन पीरियड के अंदर यदि कंपनी के बिजनेस को इस तरीके से रन किया जा रहा है, कंपनी के बिजनेस को इस तरीके से रन किया जा रहा है जो मतलब क्रेडिटर्स के साथ फ्रॉड करने के इंटेंशन से हो, जिसका कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन हो, तो यदि कोई भी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से यदि कोई बिजनेस को यदि किया जा रहा है कंपनी को ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सीआरपी या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस, तो ऐसे केसेस के अंदर रेजोल्यूशन प्रोसेस जो आरपी है, रेजोल्यूशन जो प्रोफेशनल है उसको राइट होता है, वो एक एप्लीकेशन दे सकता है एनसीएलटी को। तो यहां पे बोला गया कि जब सीआरपी के प्रोविजन हमने सस्पेंड कर दिया, जब हमने आईबीसी सस्पेंड कर दिया, तो ऑब्वियसली सेक्शन 66 सब सेक्शन 3 बोलता है कि कोई भी एप्लीकेशन अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एनसीएलटी को फाइल नहीं कर सकता इन रेस्पेक्ट ऑफ सच डिफॉल्ट विच इनिशिएशन ऑफ सीआरपी इज सस्पेंडेड। समझ में आ गया। जब सेक्शन 10A के अंदर सीआरपी का इनिशिएशन ही सस्पेंड कर दिया, उसके रिगार्डिंग रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यदि कोई एप्लीकेशन देना चाहता है सेक्शन 66 में, तो अब वो एप्लीकेशन नहीं दे सकता एज पर न्यूली सेक्शन ऑफ सेक्शन 66 सब सेक्शन 3। राइट, नाउ वी कम टू द अनदर चैप्टर, चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 के अंदर जो फर्स्ट अमेंडमेंट दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू आईसीएसआई इन द सप्लीमेंट, दैट इज अ मोरेटोरियम। मतलब मोरेटोरियम के अंदर जो भी अमेंडमेंट था एज पर आईबीसी अमेंडमेंट, एज पर आईबीसी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019, जो जून 20 के स्टूडेंट्स थे जिनके एग्जाम पोस्टपोन होके दिसंबर 20 में हो रहे हैं,
उन जून 20 के स्टूडेंट्स को मैंने सेपरेटली बता दिया था कि क्या अमेंडमेंट है रिगार्डिंग विद द सेक्शन 14। एज वी नो आईबीसी 2016 के अंदर सेक्शन 14 डील्स विथ मॉरेटोरियम। तो जो सेक्शन 14 है अपना, वो जून 20 को ऑलरेडी मैंने बता दिया था, और दिसंबर 20 ने तो अमेंडेड ई पढ़ा है। तो दिसंबर 20 के जो स्टूडेंट्स अमेंडेड वीडियो देख रहे हैं, सेक्शन 14 के रिगार्डिंग उनको कुछ भी चेंज नहीं करना कंपाइलर में, नोट्स में, क्योंकि जो नोट्स यहाँ से प्रोवाइड किए गए, जो वीडियो आपको दी गई है, वो लेटेस्ट सारे अमेंडमेंट को ऑलरेडी कवर्ड करती है। तो सेक्शन 14 वी नो द कंसेप्ट, फिर भी यदि किसी को देखना है तो मैंने नोट्स में यहाँ पे कवर किया हुआ है, क्योंकि सप्लीमेंट में दिया हुआ है। क्योंकि एज वी नो ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, वो हमें पता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा, डिक्लेयर करेगा मॉरेटोरियम। मॉरेटोरियम को हमने एक वर्ड दिया था, दैट वाज अ काम पीरियड, डू नॉट डिस्टर्ब, याद आ रहा होगा। तो यहाँ पे अपन वापस से लेंगे नहीं, क्योंकि अमेंडमेंट क्लास है, ऐसे अमेंडमेंट जो हमने अब तक कवर्ड नहीं किए, तो ये हमने कवर्ड किया है। एग्जाम के पॉइंट से रेलिवेंट है डेफिनेटली, तो एग्जाम के पॉइंट से आप देख लेना, ये एक्सप्लेनेशन न्यूली इंसर्टेड है, लेकिन ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इन द अमेंडमेंट वीडियो ऑफ जून 20 एंड दिसंबर 20 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये सबसेक्शन 2A भी ऑलरेडी कवर्ड। बाकी सेक्शन 14 तो हमने पूरा कंसेप्ट पढ़ा ही था। एंड चैप्टर नंबर 16 में देयर इज ए सेक्शन 16। सेक्शन 16 के अंदर दिया हुआ है कि आईआरपी जो अपॉइंट होगा, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉरेटोरियम है वो भी इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट को ही होगा। कौन करता है ये? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा मॉरेटोरियम डिक्लेयर किया जाता है ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट IRP will be appointed. Who appoint the IRP? What is the IRP? Who is the IRP? Interim Resolution Professional. तो adjudicating authority NCLT. तो NCLT will appoint interim resolution professional on the insolvency commencement date. Earlier 3 वर्किंग डेज हुआ करता था, 3 वर्किंग डेज होता था, अब नहीं है। ये भी हमने ऑलरेडी दिसंबर 20 की वीडियो में कवर कर लिया है। तो दिस इज द अमेंडमेंट दैट वी हैव टू फोकस ऑन दैट। बाकी जो भी आपका प्रोविजन है वो हमें पता है, और ये हमें पता ही है कि जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के दिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। एंड इसका जो टर्म होगा किसका, ये जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है, ये कब तक रहेगा? ये कब तक रहेगा? जब तक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट नहीं हो जाता एज पर सेक्शन 22। याद आ रहा है सर? बिल्कुल याद आ रहा है। मेनली मैंने पहले भी कहा था, वापस से रिपीट कर रहा हूं इसे वीडियो के अंदर, कि अमेंडमेंट वाले पार्ट के अंदर जो ज्यादा कवर्ड है वो कुछ एडिशनल पॉइंट या केस लॉज। तो सेक्शन 17 में सप्लीमेंट के अंदर दिया हुआ है कि केस लॉ भी इन्होंने ऐड किया है। एज वी नो, जैसे ही एनसीएलटी, कौन? एनसीएलटी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मॉरेटोरियम को डिक्लेयर करती है। क्या करती है? जैसे ही एनसीएलटी ने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने मॉरेटोरियम डिक्लेयर किया, काम पीरियड अनाउंस किया, डू नॉट डिस्टर्ब अनाउंस किया, और आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी, कौन? एनसीएलटी क्या कहता है? एक केस स्टडी हुई, उस केस स्टडी के अंदर क्या दिया हुआ है? देयर इज ए केस। अपन सारे केस लॉज के नेम तो याद करेंगे नहीं, इसलिए मैं सारे केस लॉज के नेम आपको बता भी नहीं रहा हूं। कोई याद करना चाहे तो याद कर सकता है, लेकिन एटलीस्ट हमें कंक्लूजन पता होना चाहिए कि कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे ये कि
जब एनसीएलटी के द्वारा, एजुकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा मॉरेटोरियम डिक्लेयर किया जाता है और आरपी अपॉइंट हो जाता है, उसके बाद वी नो बीओडी क्या होता है, सस्पेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्लेरिफाई किया गया है कि जो बीओडी है, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सस्पेंशन का मतलब क्या है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देयर इज नो अमेंडमेंट इन दैट, जस्ट क्लेरिफिकेशन। क्या बोला बेटा मैंने, क्लेरिफिकेशन है। ये तो हमें पता ही है कि एजुकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी जैसे ही इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट पे मॉरेटोरियम डिक्लेयर करती है, मतलब जैसे उन्होंने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया सॉरी, किसने, एनसीएलटी ने जैसे ही एप्लीकेशन जो दी गई थी, तो जो एप्लीकेशन सीआरपी को इनिशिएट करने के लिए सबमिट की, उस एप्लीकेशन को जैसे उन्होंने एडमिट किया, एप्लीकेशन एडमिट करते ही एनसीएलटी क्या करेगा, मॉरेटोरियम डिक्लेयर करेगा। तो जब एनसीएलटी मॉरेटोरियम डिक्लेयर करता है एंड आरपी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को जब वो अपॉइंट करता है, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करने का मतलब ये हुआ कि जो ऑलरेडी उस कंपनी कॉर्पोरेट डेटर के ऊपर जो बीओडी है, बीओडी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सस्पेंड हो गए, बीओडी सस्पेंड हो गया, लेकिन जो काम करने वाले जो लोग हैं वो तो कंटिन्यू रहेंगे ना। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के अंदर जो काम करने वाले जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर है और जो भी एम्प्लॉइज हैं, उनके ऑफिस सस्पेंड नहीं होंगे, दे विल कंटिन्यू, ओनली बीओडी सस्पेंड होगा। इन्होंने क्लेरिफाई किया, दैट इज अ क्लेरिफिकेशन। ये एक तरीके से आप बोल सकते हो क्लेरिफिकेशन है ऑन दी सस्पेंशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कब सस्पेंड होता है, ये हमने डिस्कस किया था बहुत क्लियरली, व्हेन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटेड। जैसे ही रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है, जो बीओडी है ना, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, सस्पेंड होते हैं। बीओडी सस्पेंड होने का मतलब ये नहीं है कि काम करने वाले सस्पेंड हो जाएंगे, काम तो उन्हीं को करना है। तो जो भी एम्प्लॉइज है, जो भी डायरेक्टर्स है, जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, वो सस्पेंड नहीं होंगे, काम तो उन्हीं को करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी एम्प्लॉय को डायरेक्टर को साइन करने का पावर दिया गया है, तो उसका पावर साइन करने का ही रहेगा। लेकिन साइन करने का जो उसका पावर है, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के डायरेक्शन के उसको अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। यदि वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के डायरेक्शन को मानने से यदि मना कर देता है, तो देन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को आएगा गुस्सा, तो वो क्या करेगा, उसके पावर को छीन लेगा, लेकिन उसके पावर रहेंगे। क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट, जब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सस्पेंड होगा, लेकिन जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो भी एम्प्लॉइज हैं, उनके जो पावर्स हैं, जो वर्किंग, जो भी उनके काम करने का जो पैटर्न है, वो कंटिन्यू रहेगा, वो काम करेंगे एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। यदि वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की डायरेक्शंस को मानने से यदि मना कर दे, तब उनके पावर छीन लिए जाएंगे, अदरवाइज उनके पावर रहेंगे। आया कि नहीं आया? जिन जिन केस स्टडीज पे, जिन जिन अमेंडमेंट पॉइंट्स पे, सप्लीमेंट पे आपको फोकस करना मैं स्टार भी लगा देता हूं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो कि लास्ट डे आपको कौन कौन से केस स्टडीज पे या कौन से अमेंडमेंट पर आपको फोकस करना है। आई रिपीट, एनसीएलटी डायरेक्टेड मैटर कहां गया, क्योंकि द रीजन बिहाइंड इट, पावर कहां था, एनसीएलटी, तो एनसीएलटी के अगेंस्ट कहां गया, एनसीएलटी के पास। तो अब एनसीएलटी क्या कहती है, सुनना बात ध्यान से। एनसीएलटी अपीलेट ट्रिब्यूनल डायरेक्टेड दैट आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड डिक्लेरेशन ऑफ मोरेटोरियम, द बीओडी स्टैंड सस्पेंडेड but does not amount to suspension or MD or any of his directors or officer or employees of corporate debtor। क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट, ये जो सीआरपी इनिशिएट करने का मतलब नहीं है कि कंपनी को लिक्विडेट करना है भैया, ये कॉर्पोरेट डेटर गोइंग कंसर्न है, इसके बिजनेस को कंटिन्यू करना है, इसके बिजनेस को रन करना है। तो जो ऑफिसर है, जो एम्प्लॉइज है, जो डायरेक्टर्स है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, भैया उनको काम करने दो। ओनली बीओडी सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर या ऑफिसर एम्प्लॉइज जो काम करते हैं वो करते रहेंगे। और ये क्यों किया गया है, टू एंश्योर that the corporate debtor remains a going concern. All the directors employees are required to function and to assist
द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हु मैनेज द अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर ड्यूरिंग द मॉनिटोरियम। और इन्होंने इस कंसेप्ट और इस क्लेरिफिकेशन की नीड को बताया कि बेसिकली पहले भी हमारा यही इंटेंशन था, लेकिन ये क्लेरिफिकेशन दिया गया बाय द केस स्टडी कि जिससे कि कोई फ्यूचर में फर्दर डिस्प्यूट नहीं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी डिस्प्यूट हो गया था। तो इन्होंने बोला, हमने बोला बीओडी सस्पेंड होगा, हमने किसी डायरेक्टर को सस्पेंड नहीं किया, क्योंकि काम तो डायरेक्टर ही करेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर ही करेगा, ऑफिसर ही करेगा, एम्प्लॉइज ही करेगा, लेकिन वो एज पर डायरेक्शन ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल करेंगे। यहां पे एग्जाम्पल के थ्रू कंसेप्ट को समझाया भी गया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन और अदर ऑफिसर एम्प्लॉय एट द पावर टू साइन ए चेक on the behalf of the corporate debtor prior to the order of moratorium, such power does not stand suspended on the suspension of BOD, or nor it can be taken away by the resolution professional. Resolution professional उस power को नहीं ले सकता। If the person empowered to sign the check refuses to function, क्योंकि the reason behind अब सबका बाप कौन? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। जैसे ही रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हुआ, लेकिन अब वो ऑफिसर, वो एम्प्लॉय, वो डायरेक्टर, वो मैनेजिंग डायरेक्टर यदि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग काम करने से मना कर देता, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करता, तो देन it is always open to the resolution professional to take away such power after issuing the notice to the person concerned। समझ में आ गई बात ना? और क्या अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं सप्लीमेंट के अंदर? इन्होंने क्या किया है, कुछ पॉइंट्स इन्होंने ऐड कर दिए हैं जो पहले नहीं थे। इन्होंने आपको बहुत डिटेल में दिया रेगुलेशन 36। सर ये रेगुलेशन 36 किसके रिगार्डिंग दिया हुआ है? पहला पॉइंट, ये जो रेगुलेशन 36 है किसका है? ये रेगुलेशन 36 है आईबीबीआई। ये रेगुलेशन 36 किसका है? आईबीबीआई, आईआरपी फॉर सीपी रेगुलेशन 2016। और यहां पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? रेगुलेशन 36। क्या डिस्कस कर रहे हैं? रेगुलेशन 36। जब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो जाता है, अब क्या होगा? रेजोल्यूशन प्लान बनेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रेजोल्यूशन प्लान कौन बनाएगा? सर ये बनाएगा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। लेकिन जो रेजोल्यूशन जो एप्लीकेंट जो प्लान बनाएगा, उसके लिए पहले रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को क्या करना पड़ेगा? सर प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड सबमिट करना पड़ेगा। प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड सबमिट करना पड़ेगा। क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्या सबमिट करना पड़ेगा? दैट इज द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। सर ये किसको देना पड़ेगा? ये देना पड़ेगा टू ईच मेंबर ऑफ कमिटी। कमिटी मतलब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है, तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के हर मेंबर को, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के हर मेंबर को क्या करना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देना पड़ेगा। और उनको बोला जाएगा कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के आधार पे जो भी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है, तो जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है एज ए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, वो रेजोल्यूशन प्लान बना सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, आपको अपने पास ही रखनी है। कौन बना रहा है, कौन दे रहा है? सर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। किसके अकॉर्डिंग? क्या डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे? दैट इज द रेगुलेशन 36। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार रीड कर लेना। ये हमने पढ़ा नहीं था, इसके रिगार्डिंग अमेंडमेंट नहीं था, क्योंकि पहले आईसीएसआई मॉड्यूल के अंदर पॉइंट कवर नहीं था, लेकिन सप्लीमेंट के अंदर इन्होंने रेगुलेशन 36 को कवर किया और बोला कि आपको ये देखना पड़ेगा, क्लेरिफिकेशन। वैसे इनडायरेक्टली कवर्ड हो जाता है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा? अपॉइंट होगा, और जैसे ही आरपी अपॉइंट हुआ, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हुआ, तो प्रिपेयर करेगा, सबमिट करेगा आईएम, दैट इज द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। और ये किसको देगा? टू द ईच मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। मतलब कौन दे रहा है, किसको दे रहा है? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या दे रहा है? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दे रहा है। किसको दे रहा है? टू ईच मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। उसके बाद दिया है व्हाट इज द टाइम लिमिट, कितने टाइम पीरियड के अंदर देगा, क्या देगा? दैट इज अ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो ये जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो देनी है, ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कितने टाइम पीरियड के अंदर आपको देनी है?
दैट इज 2 weeks ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, अपने अपॉइंटमेंट के 2 weeks के अंदर, और 54th डे फ्रॉम इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। क्या बेटा, ये जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है भैया, कौन सा भैया, ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होने के बाद इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रिपेयर करके सबमिट करेगा ईच मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, कितने टाइम पीरियड के अंदर, ये जो टाइम लिमिट होगी विद इन 2 weeks ऑफ हिज अपॉइंटमेंट और 54th डे फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। और ये जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो दिया जाएगा, उस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर क्या होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उसके कंटेंट्स क्या होंगे, क्या कंटेंट्स होंगे, किसके कंटेंट्स, आईएम के, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो ये जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर क्या डिटेल्स होगी, किसके बारे में डिटेल्स होगी, क्या रेजोल्यूशन प्रोफेसर अपने बारे में बताएगा, भैया ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इंफॉर्मेशन से जिनके आधार पे रेजोल्यूशन प्लान बनाया जाएगा। तो ऑब्वियसली रेजोल्यूशन प्लान किसका है, कॉर्पोरेट डेटर का है। तो इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग होनी चाहिए, कॉर्पोरेट डेटर के बारे में होनी चाहिए, उसके बिजनेस के बारे में होनी चाहिए, उसके एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी लाइबिलिटीज के बारे में डिटेल्स होनी चाहिए। मतलब ये कि जो कॉर्पोरेट डेटर का क्या बिजनेस है, क्या डिफॉल्ट है, क्या उसकी एसेट है, क्या उसकी लाइबिलिटीज है, उनके बारे में क्या होगा, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगा। Then we come to the point number 3, regulation 36। अब रेगुलेशन 3 क्या कहता है, ए मेंबर ऑफ द कमिटी में रिक्वेस्ट द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। मतलब ये कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के थ्रू तो इंफॉर्मेशन आपने कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के मेंबर को दे दिए, लेकिन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का यदि कोई मेंबर यदि फर्दर इंफॉर्मेशन यदि डिमांड करता है तो वो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएगी हर मेंबर को रीजनेबल टाइम पीरियड में। यहां पे दिया हुआ है, दैट्स इट। Now, there is a one more case law inserted in the chapter number 16। ये बड़ा easy concept है, जनरल है, बिल्कुल सिंपल easy। वर्ड टू वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी पढ़ोगे that is enough for you। और यदि कोई स्टूडेंट यदि केस लॉ का यदि नाम याद करना चाहता है तो आप केस लॉ का नाम याद कर सकते हो। मैक्वेरी बैंक लिमिटेड वर्सेस सेल्पी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पता है कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है उनको डिमांड नोटिस देना मैंडेटरी होता है, ये बात तो सही है, लेकिन ऑपरेशनल क्रेडिटर के ब्याह पे जो एडवोकेट है, जो लॉयर है, वो भी तो नोटिस दे सकता है। व्हाट इज द प्रॉब्लम, डिमांड नोटिस इज रिक्वायर्ड। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर खुद भी दे या उसके ब्याह पे कोई एडवोकेट यदि लॉयर देता है तो वो भी वैलिड है, वो भी डिमांड नोटिस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। Only adding enough है। There is another important point। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। इसमें रिक्वायरमेंट भी है कि कितने नंबर ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एप्लीकेशन देंगे तभी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा। फाइनेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन में दिया हुआ है कि यदि कोई बिल्डर्स और उस बिल्डर्स को आपने एडवांस पेमेंट दिया कुछ फ्लैट परचेज करने के लिए, तो ये जो भी अपार्टमेंट होते हैं, जो भी बिल्डर्स होते हैं, उसके जो फ्लैट वाले जो होते हैं, जो फ्लैट ओनर्स होते हैं, तो जो फ्लैट बायर्स हैं वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की डेफिनेशन के अंदर कवर्ड किए जाते हैं। और ये तो मैंने बताया भी था कि कितने लोग एप्लीकेशन देंगे, ये भी हमने पढ़ा था। जून 20 के अमेंडमेंट क्लास के अंदर ये कवर्ड है और दिसंबर 20 को तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो मुझे लगता है इस रिगार्डिंग किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है क्योंकि जून 20 में ये अमेंडमेंट हुआ था और जून 20 के जितने भी अमेंडमेंट्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जून 20 में रियल में अमेंडमेंट्स हुए थे काफी और जून 20 में तो एग्जाम हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने वो पढ़ा था ना कितने लोग एप्लीकेशन देंगे तभी एप्लीकेशन हमारा तो कौन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक्सेप्ट करेगी। याद आया कि ये जो फ्लैट बायर्स है ये तो फ्लैट बायर्स माने जाते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के अंदर आते हैं जो एडवांस दे देते हैं। यस,
कि इस फ्लैट का आपको प्रेजेंट मिलेगा 4 साल बाद, लेके आपने थोड़ा थोड़ा अमाउंट यदि पे कर दिया और जितना अमाउंट आपने पे कर दिया उसके रिगार्डिंग आप फाइनेंशियल क्रेडिटर माने जाओगे। लेकिन कितने फ्लैट ओनर्स बिल्डर के अगेंस्ट, कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट एप्लीकेशन दे सकते हैं, ये हम ऑलरेडी अमेंडमेंट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं और दिसंबर 20 की नॉर्मल क्लास के अंदर ये टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड है। यहां पे दिया हुआ भी ऑल दी अलॉटीज अंडर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट वेदर अंडर एस्योर्ड रिटर्न। बहुत बड़ा कंपनी आपको ये वादा करती है कि आपको प्रेजेंट के बाद 15,000 रुपये महीने का रेंट दिया ही जाएगा, और हो सकता है कि कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं किया, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यदि कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर जो भी फ्लैट को आपने बाई किया है, जो भी आपने एडवांस दिया है, जिसका प्रेजेंट फ्यूचर में आपको मिलेगा, तो जो भी अलॉटीज हैं दे विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ एफसी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। तो उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती है। ये हमने कंसेप्ट पढ़ा था, याद आया कि नहीं आया? ठीक है, वी कम टू चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 अकॉर्डिंग टू आईसीएसआई कंपाइलर जो हम बात कर रहे हैं, हमारे कंपाइलर्स भी आईसीएसआई के अकॉर्डिंग ही मैंने कवर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया इन द केस इन द मैटर ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, सीओसी, याद आया? सीओसी जो रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करते हैं, और जब रेजोल्यूशन प्लान कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा अप्रूव हो जाता है उसके बाद एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव किया जाएगा। लेकिन पहले रेजोल्यूशन प्लान को कौन अप्रूव करेगा? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, आफ्टर अप्रूविंग द रेजोल्यूशन प्लान बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ हिसार स्टील इंडिया लिमिटेड वर्सेस सतीश कुमार गुप्ता इन ओआरएस, इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया? एक्चुअली मैटर था किसके रिगार्डिंग? कौन कौन होते हैं? जब हमने डिटेल्ड में ये कंसेप्ट पढ़ा था सीआईआरपी का, हमें पता है कि रेजोल्यूशन प्लान बनाया जाता है, और ये रेजोल्यूशन प्लान कौन बनाता है? ये बनाता है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के द्वारा रेजोल्यूशन प्लान बनाया गया, देन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पहले उसको अप्रूव करेगा, और उसको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा जब रेजोल्यूशन प्लान पूरी अच्छी तरीके से अप्रूव एंड कंसिडर किया जाता है, और जब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हर तरीके से रेजोल्यूशन प्लान को कंसिडर कर लेता है, तो उनमें से जो सबसे सही जो लगता है वो रेजोल्यूशन प्लान वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को देता है, राइट? देन जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है वो रेजोल्यूशन प्लान को क्या करेगी? अप्रूव करेगी। जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करेगी तो उस समय वो रेजोल्यूशन प्लान के अंदर चेंजेस भी कर सकती है, मॉडिफिकेशन भी रिक्वायर्ड कर सकती है, क्योंकि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव किया जाता है। इसके रिगार्डिंग क्या दिया हुआ है वो हम देखते हैं एक बार, क्या केस लो है। इंपॉर्टेंट रूलिंग किसके रिगार्डिंग? विथ रिगार्ड टू द रोल ऑफ द सीओसी इन द सीआरपी। ये केस लो किसके रिगार्डिंग? ये केस लो, ये जो मैटर दिया हुआ है, जो केस दिया हुआ है, द रोल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, द रोल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इन सीआईआरपी। सीआईआरपी में कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की भूमिका, उसकी रोल, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके रिगार्डिंग ये जजमेंट है। किसके रिगार्डिंग? आई रिपीट अगेन, जो डिस्कस हम करेंगे जो केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द मैटर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ हिसार स्टील इंडिया लिमिटेड वर्सेस सतीश कुमार गुप्ता। ये जो केस दिया हुआ है इसके अंदर जो हाईलाइट किया गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, उसका रोल क्या है। नाउ स्टार्ट। यस,
It emphasizes the primacy of the commercial wisdom of the COC in the resolution process. क्योंकि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को ही देखना होता है कि किस तरीके से कॉर्पोरेट डेटर को हम रिवाइव कर पाए, किस तरीके से कॉर्पोरेट डेटर को रिवाइव कर सकते हैं। उसके लिए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के द्वारा रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया जाता है। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स देखती है कि रेजोल्यूशन प्लान कितना वैलिड है। इट स्टेट दैट प्रायर टू अप्रूविंग द रेजोल्यूशन प्लान, कौन अप्रूव कर रहा है? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। क्योंकि हम यहाँ पे किसके रोल की बात कर रहे हैं कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर का क्या रोल है। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का रोल है कि जो रेजोल्यूशन प्लान है ना, जो उसे अप्रूव करना होता है। तो ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स प्रायर टू अप्रूविंग द रेजोल्यूशन प्लान, committee is required to assess the feasibility and viability of the resolution plan। क्योंकि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का रोल है कि जो रेजोल्यूशन प्लान रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के द्वारा सबमिट किया जाता है और जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने अप्रूव कर दिया है, ऐसे रेजोल्यूशन प्लान को जब ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूव करे, अप्रूव करने से पहले उसकी फिजिबिलिटी भी और उसकी वायबिलिटी भी, कौन? ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स उन रेजोल्यूशन प्लान की क्या फिजिबिलिटी भी और वायबिलिटी भी क्या करे? असेस करे। क्या करे? असेस, एग्जामिन करे। ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान इंक्लूडिंग द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड अमंग वेरियस क्लास ऑफ क्रेडिटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजोल्यूशन प्लान के अंदर जो हर मैटर है, एवरी जो मैटर है, हर मैटर को अच्छी तरीके से डीपली कंसिडर करे रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करने से पहले। दिस इज द रोल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इन द CIRP। नाउ चैप्टर नंबर 19 के अंदर जो सप्लीमेंट्री ICSI का जो दिसंबर 20 के लिए दिया गया है, उन्होंने कुछ रेगुलेशंस को कवर्ड किया हुआ है जो पहले कवर्ड नहीं थे। लाइक रेगुलेशन 36A, 36B, सर्टेन रेगुलेशंस आर गिवन। ये रेगुलेशंस एक बार रीड कर लो, दैट्स इट, दैट इज इनफ। क्योंकि बेसिकली आपको कंसेप्ट तो सारे पता ही है। तो ये और एडिशनल मतलब ये एडिशनल पॉइंट्स है रेगुलेशन के जो और इन्होंने इंसर्ट किए दिसंबर 20 के लिए। क्या है जो दिया हुआ है रेगुलेशन 36A में? रेगुलेशन 36A समझना पड़ेगा। आपको पता है कि रेजोल्यूशन प्लान कौन बनाएगा? सर, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को क्या कोई सपना आएगा? क्या कोई रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को सपना आएगा? आप रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को कैसे इनवाइट करोगे? आप रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को कैसे इनवाइट करोगे? आप रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को बोलोगे जो जो इंटरेस्टेड है वो अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, वो अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को सबमिट करना पड़ेगा, मतलब पब्लिश करना पड़ेगा कि जो जो इंटरेस्टेड पार्टीज है वो अपना इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करे। तो यहां पे दिया हुआ है कि किस तरीके से रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, मतलब ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करना है? ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को क्या कर रहा है? इनवाइट कर रहा है। मतलब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा? रेजोल्यूशन जो एप्लीकेंट है उन्हें इनवाइट करेगा। जो जो इंटरेस्टेड है, जो जो एलिजिबल है, ऐसे एप्लीकेंट हमें आके एप्लीकेशन दे, हमें रेजोल्यूशन प्लान बना के दे। पहले तो हमें बताए कि कौन कौन इंटरेस्टेड है, कौन कौन एलिजिबल है। जो एप्लीकेशन जो रेजोल्यूशन प्लान बना सकता है तो उनकी लिस्ट बनाई जाएगी कि ये एलिजिबल है। लेकिन उससे पहले हम इनवाइट करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल हैं, कौन कौन इंटरेस्टेड हैं कि जो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना चाहते हैं। तो ऐसे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को इनवाइट करने के लिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल किस तरीके से इनवाइट करेगा उसके बारे में दिया हुआ है। हाउ टू इनवाइट द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट टू सबमिट रेजोल्यूशन प्लान। क्या उसे सपना आएगा कि ये इंटरेस्टेड है, ये इंटरेस्टेड है, ये इंटरेस्टेड है? तो सिंपल सी बात है, आप
जनरल आप न्यूज़पेपर के अंदर ये पब्लिश कर दो कि जो जो इंटरेस्टेड है वो अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या करें, हमें दे दे। जो जो इंटरेस्टेड है उसके लिए आप क्या कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो। इनवाइट करने के लिए क्या करोगे, न्यूज़पेपर के अंदर आपको पब्लिश करना पड़ेगा। सर कितने टाइम पीरियड के अंदर, कभी भी ऑब्वियसली आपको टाइम पीरियड तो होगा, बाउंड तो होगा, तो सब दिया हुआ है कि किस तरीके से इनवाइट करना है। इनवाइट करने के लिए कितने न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश होगा, कितने टाइम पीरियड के अंदर आपको करना पड़ेगा। तो दैट इज अ रेगुलेशन 36A। ये हमने पढ़ा नहीं था, दिस इज अ न्यू पॉइंट, मतलब थीम वही है, लेकिन टाइम पीरियड के साथ क्या प्रोसेस, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि हमें पता है ये तो क्या, कि रेजोल्यूशन प्रोफेसर इनवाइट करता है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को, ये पता लगाता है कि कौन कौन इंटरेस्टेड है और कौन कौन एलिजिबल है। याद आया, एलिजिबिलिटी आएगी आपके सेक्शन 29A के अंदर, याद आया कि नहीं आया, हु इज एलिजिबल टू बी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। तो इनवाइट किया जाता है, कौन इनवाइट करता है, रेजोल्यूशन प्रोफेसर इनवाइट करता है। तो यहां पे जो हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे क्या प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉर इनविटेशन। इनवाइट करने की क्या प्रोसेस है, क्या चीज को इनवाइट किया जा रहा है, ऐसा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को जो इनवाइट किया जा रहा है उसका क्या प्रोसेस है, ये डील करता है रेगुलेशन 36A। रेगुलेशन 36A क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट, हु विल डू इट, कौन करेगा, कौन इनवाइट करेगा। रेजोल्यूशन प्रोफेसर इनवाइट करने के लिए क्या करेगा, पब्लिश करेगा ब्रीफ पर्टिकुलर्स ऑफ द इनविटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन फॉर्म नंबर G। कब, when, within 75 days। कितने टाइम पीरियड के अंदर बेटा, within 75 days। सर ये 75 डेज कहां से काउंट होंगे, फ्रॉम ICD, फ्रॉम ICD, फ्रॉम ICD, ICD इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। पॉइंट नंबर 1 क्या डील करता है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को इनवाइट करने के लिए क्या कर रहा है, पब्लिश कर रहा है ब्रीफ पर्टिकुलर्स ऑफ इनविटेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। कौन कर रहा है ये, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पब्लिश कर रहा है ब्रीफ पर्टिकुलर इनवाइट करने के लिए। तो जो जो इंटरेस्टेड है वो अपने इंटरेस्ट को हमें बताएं। तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को इनवाइट करने के लिए यहां पे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने एक इनविटेशन पब्लिश किया है फॉर्म नंबर G में। कितने न्यूज़पेपर, वो पॉइंट नंबर 2 में आएगा, ये पॉइंट नंबर 2 में आएगा कि कितने न्यूज़पेपर के अंदर आपको पब्लिश करना है। लेकिन टाइम पीरियड क्या होगा, कब, 75 डेज, मतलब जितना जल्दी उतना जल्दी, लेकिन इतने टाइम पीरियड के अंदर आपको करना पड़ेगा। टाइम पीरियड कितना होगा, विद इन 75 डेज, विद इन 75 डेज फ्रॉम इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। जितना जल्दी पॉसिबल है उतना जल्दी आपको पहले करना है, लेकिन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के 75 डेज के अंदर, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के 75 डेज के अंदर क्या करना होगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को इनवाइट करने के लिए इनविटेशन फॉर्म नंबर G में पब्लिश करना है। सर कितने न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर तो आपको पता ही होता है, एक या दो ही पता होता है। एक न्यूज़पेपर होगा तो इंग्लिश न्यूज़पेपर होगा, हिंदी न्यूज़पेपर मैंडेटरी होता नहीं है इंडिया में, एज वी नो। तो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, दूसरा हमारे इंडिया के अंदर, साउथ के अंदर क्या चलता है, लोकल न्यूज़पेपर। समझ में आया कि नहीं आया। कर्नाटक में जाओगे तो कन्नड़ बोलेंगे, महाराष्ट्र में जाओगे तो मराठी बोलेंगे, बात समझ में आ रहा है ना। लोकल तो रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर विद द वाइड सर्कुलेशन, कहां का, एट द लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एंड प्रिंसिपल ऑफिस इफ एनी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एंड any other location where in the opinion of resolution professional corporate debtor conduct material business operation। एक तो उन्होंने बोला कि इंग्लिश न्यूज़पेपर होगा, एक रीजनल लैंग्वेज वहां का होगा जहां रजिस्टर्ड ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस सिचुएटेड ए, एंड एनी अदर लोकेशन जहां पे कॉर्पोरेट डेटर अपना मटेरियल बिजनेस ऑपरेशंस को करता है, वो एनी अदर लोकेशन का जो वहां का जो रीजनल जो भी लैंग्वेज वाला न्यूज़पेपर होगा वहां पे आपको क्या करना होगा, पब्लिश्ड करना होगा। और ये जो भी डिटेल्स है ये वेबसाइट पे भी जाएगी कॉर्पोरेट डेटर की, ऑन द वेबसाइट ऑफ द बोर्ड, on the website if any designated by the board for this purpose and in any other manner as may be decided by the committee।
जो फॉर्म नंबर जी होगा वो क्या मेंशन करेगा, वो मेंशन करेगा डिटेल्ड इनविटेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी डाउनलोडेड, प्रोवाइड द लास्ट डेट, क्योंकि अभी आपने क्या किया 75 डेज के अंदर पब्लिश किया, बोला जो इंटरेस्टेड है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट वो अपने इंटरेस्ट को बताए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को सबमिट करने की जो लास्ट डेट होगी वो कितनी होगी, दैट इज विच शैल नॉट बी लेस देन 15 डेज कब से, फ्रॉम पब्लिकेशन या इशू ऑफ इनविटेशन। जब आपने इन्विटेशन को इशू किया है मतलब पब्लिश किया, पब्लिश करने के 15 दिन, नॉट लेस देन मतलब मिनिमम 15 डेज, नॉट लेस देन मतलब मिनिमम 15 दिन का टाइम पीरियड तो दिया ही जाएगा ऑब्वियसली। सभी 75 दिन क्या है, 75 दिन के अंदर तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इनवाइट कर रहा है। जब इनवाइट किया, जब आपने इशू किया इनविटेशन को, उसके कम से कम 15 दिन का टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा, कम से कम 15 दिन का टाइम पीरियड दिया जाएगा कि जो इंटरेस्टेड रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो अपने इंटरेस्ट को बताएं। और ये जो डिटेल्ड इनविटेशन रेफर्ड है, पॉइंट नंबर ए, क्राइटेरिया स्पेसिफाई, मतलब ये कि जो इनविटेशन है ना कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, कि जो इंटरेस्टेड है तो वो इंटरेस्टेड रेजोल्यूशन एप्लीकेंट एज ए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट अपने इंटरेस्ट को आप बता सकते हो कि आप रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना चाहते हो, तो बंदे जानना चाहते हैं क्या मैं एप्लीकेबल हूँ, मतलब मैं रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, क्या क्राइटेरिया होंगे। तो जो इनविटेशन जो न्यूज़पेपर के अंदर जो पब्लिश किया जाएगा उस इनविटेशन के अंदर क्या होगा, स्पेसिफाई होगा। क्या स्पेसिफाई होगा, द क्राइटेरिया फॉर द प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट एज अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, वो हमें पता है, ये हमें कंसेप्ट पता है कि रेजोल्यूशन प्रोफेसर इनवाइट करता है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को, तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के जो क्राइटेरियाज है जो कमिटी ने बता रखे हैं, तो कमिटी ने भी जो क्राइटेरियाज बता रखे हैं उन क्राइटेरियाज को बताया जाएगा। सेक्शन 29A के अकॉर्डिंग जो क्राइटेरियाज दिए हुए हैं वो क्राइटेरियाज भी आपको मेंशन करने पड़ेंगे इन एलिजिबिलिटी नॉर्म्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29A। उसके अलावा जो इनविटेशन जो न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश होगा, इनविटेशन कौन से फॉर्म में जा रहा है, फॉर्म नंबर जी में, कौन से फॉर्म में जा रहा है, फॉर्म नंबर जी में जा रहा है। कौन दे रहा है ये, रेजोल्यूशन प्रोफेसर, क्या करने के लिए, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को इनवाइट करने के लिए कि तुम आओ, तुम बताओ कौन कौन इंटरेस्टेड है कि जो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना चाहता है। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन प्रोफेसर उस इन्विटेशन के अंदर बताएंगे कि ये नॉर्म्स है, ये किस बात के नॉर्म्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करने के लिए जो पर्सन्स हैं उनके क्या क्राइटेरियाज है, सेक्शन 29A में क्या दिया हुआ है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने क्या अप्रूव्ड किया है, और बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉर्पोरेट डेटर, और नॉट रिक्वायर पेमेंट ऑफ एनी फीस और एनी नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट फॉर सबमिशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। नाउ a prospective resolution applicant who meet the requirements of the invitation for expression of interest, वो अपने expression of interest को, अपने expression of interest को क्या करेगा, सबमिट करेगा जो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है, क्योंकि मैंने बोला कम से कम 15 दिन का टाइम पीरियड दिया हुआ होगा, जितना भी टाइम पीरियड दिया हुआ होगा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को सबमिट करने के लिए वो दिया हुआ होगा, मेंशन होगा फॉर्म नंबर जी में क्लियरली, वो 15 डेज से कम नहीं होगा। तो जो भी टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है उस टाइम पीरियड के अंदर जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। और यदि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यदि टाइम पीरियड के बाद दिया, क्योंकि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देने का टाइम पीरियड है, उतने टाइम पीरियड के अंदर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, और यदि रिसीव्ड नहीं हुआ, रिसीव्ड आफ्टर, तो देन वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दैट विल बी रिजेक्टेड। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में सीक एनी क्लेरिफिकेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट फॉर कंडक्टिंग द ड्यू डिलिजेंस। अब तक क्या हुआ सर, अब तक ये हुआ कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट हो गए हैं।
अब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने की जो लास्ट डेट होगी, जो भी लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, उसके 10 डेज के अंदर, क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट क्या हुआ अब तक, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने, कौन ने, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विद इन 75 डेज फ्रॉम आईसीडी क्या किया, इनवाइट किया रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को, और जो जो इंटरेस्टेड होंगे वो मिनिमम होगा ना, मिनिमम 15 डेज ये होगा लास्ट डेट फॉर सबमिशन। अब जो भी लास्ट डेट है, जब भी आपका सबमिट हो गया एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो जिस दिन लास्ट डेट थी तो जो जो इंटरेस्टेड लोग होंगे उन्होंने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दैट इज ईओआई, तो उन्होंने ईओआई क्या कर दिया है, सबमिट कर दिया है। तो ये क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का सबमिशन की बात की जा रही है। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने की जो भी लास्ट डेट है उसके विद इन 10 डेज, उसके विद इन 10 डेज, उसके विद इन 10 डेज के अंदर ये जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा वो क्या करेगा, विद इन 10 डेज के अंदर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा, इशू करेगा प्रोविजनल लिस्ट। मतलब ये कि अब क्या क्या बहुत सारे लोग हैं, हाँ मैं भी इंटरेस्टेड हूं, मैं भी रेजोल्यूशन प्लान दूंगा, मैं भी रेजोल्यूशन प्लान दूंगा। तो फॉर एग्जांपल 70 लोगों ने, फॉर एग्जांपल 70% ने अपना इंटरेस्ट बताया कि हम रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना चाहते हैं, तो क्या सब एलिजिबल होंगे? तो अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल देखेगा कि हाँ यू आर रिजेक्टेड, 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 यू आर एक्सेप्टेड। मतलब अभी तक रेजोल्यूशन प्लान आया नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बताया है कि हम इंटरेस्टेड हैं, तो उसकी प्रोविजनल लिस्ट बनाई जाएगी कि कौन कौन रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है जिनका रेजोल्यूशन प्लान कंसिडर किया जाएगा। तो ये लोग अपना रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करेंगे, तो उनके प्रोविजनल लिस्ट 10 डेज के अंदर फाइनल की जाएगी। तो लास्ट डेट जो भी होगी सबमिट करने की ईओआई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, उसके 10 डेज के अंदर ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा, प्रोविजनल लिस्ट को इशू कर देगा। समझ में आ गया? किसको बताएगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को ही बता देगा। किसको देगा ये, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को ही बताएगा, प्लस जो भी ऑल प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। ऑल प्रोस्पेक्टिव, ऑल का मतलब ये हुआ कि जिन रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स ने ईओआई सबमिट किया है, तो जिन रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स ने अपने ईओआई को सबमिट किया उन सारे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को बताया जाएगा ये प्रोविजनल लिस्ट है जो हमने फाइनल की है फॉर द पर्पस ऑफ सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। ये रेजोल्यूशन एप्लीकेंट की प्रोविजनल लिस्ट है। कितने दिन के अंदर दिया, 10 डेज के अंदर। अब प्रोविजनल लिस्ट बन के रेडी होगी। प्रोविजनल का मतलब क्या हुआ, इसमें ऑब्जेक्शन कंसिडर हो सकते, लड़ाई होगी। हाँ मेरा नाम कैसे नहीं आया, मैं तो बिल्कुल सही है। तो जो भी लड़ाई करनी है, जिसको भी इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, तो एनी ऑब्जेक्शंस टू द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन्स, इसका नाम कैसे इंक्लूड हो गया, मेरा नाम कैसे इंक्लूड नहीं हुआ, तो एनी ऑब्जेक्शन टू द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन्स ऑफ ए प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इन प्रोविजनल लिस्ट मैं भी मेड विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उसका भी टाइम पीरियड है। कितना टाइम पीरियड है, तो विद इन, कितना टाइम पीरियड है बेटा, विद इन 5 डेज। विद इन 5 डेज के अंदर क्या होंगे, ऑब्जेक्शंस कंसिडर किए जाएंगे। ऑब्जेक्शंस टू बी कंसिडर्ड। आया कि नहीं आया? 10 डेज के अंदर प्रोविजनल लिस्ट दे दी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने, और जब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने प्रोविजनल लिस्ट दी उसके 5 डेज के अंदर कितने टाइम पीरियड के अंदर, कितना टाइम पीरियड दिया गया, 5 दिन। कितना टाइम पीरियड दिया गया, 5 डेज। तो 5 डेज का टाइम पीरियड किसको दिया, ये जो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन जो एप्लीकेंट है कि इसका नाम इंक्लूड हुआ, इसका नाम इंक्लूड नहीं हुआ, तो मतलब ये कि प्रोविजनल लिस्ट के अंदर जिनका नाम आ रहा है, नाम नहीं आ रहा, तो जो भी ऑब्जेक्शंस हैं उनको, उन ऑब्जेक्शंस को कंसिडर करने के लिए, उनको ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए 5 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है। लास्ट डेट
ऑफ ऑब्जेक्शन, जो लास्ट डेट है ऑब्जेक्शन की, मतलब इस दिन तक ऑब्जेक्शन कंसिडर किए जा सकते हैं, उसके विद इन 10 डेज, उसके विद इन 10 डेज क्या दिया हुआ बेटा, ध्यान से पढ़ना। ऑन कंसिडरिंग द ऑब्जेक्शन रिसीव्ड, on considering the objection received under subject regulation 11, the resolution professional shall issue the final list of the prospective resolution applicant within 10 days of the last date of the receipt of objections, और किसको दी जाएगी, to the committee। मतलब ये हुआ कि जो भी ऑब्जेक्शंस की जो लास्ट डेट है उसके 10 डेज के अंदर, उसके 10 डेज के अंदर कौन, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा, इशू करेगा, क्या करेगा, फाइनल लिस्ट। फाइनल लिस्ट किस बात की, ऑफ जो भी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है उसकी, किसको देगा, टू कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। कितने टाइम पीरियड के अंदर, विद इन 10 डेज, विद इन 10 डेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गई बात बेटा। अब जो भी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है, जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट की जो फाइनल लिस्ट के अंदर जिनका नाम आ रहा है, अब ये रेजोल्यूशन एप्लीकेंट क्या करेंगे, रेजोल्यूशन प्लान बनाएंगे, राइट। अब क्या दिया हुआ ये भी देखते हैं अपन। रेगुलेशन 36B क्या कहता है वो भी हम देखते हैं। तो रेगुलेशन 36B में क्या दिया हुआ है, द प्रोविजन फॉर रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान्स बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। The resolution professional shall issue the information memorandum, evaluation matrix and a request for resolution plans within 5 days of issue of provisional list to every prospective resolution applicant and every prospective resolution applicant who has contested the decision of the resolution professional। क्या समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स और जो भी रेजोल्यूशन प्लान के जो रिक्वेस्ट है वो 5 डेज के अंदर क्या करेगा, इशू करेगा। मतलब ये हुआ कि प्रोविजनल लिस्ट इशू करने के 5 डेज के अंदर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स और रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करने की जो रिक्वेस्ट है वो दी जाएगी, जो भी प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है उनको दी जाएगी, राइट। बाकी इतना रेलिवेंट नहीं है, आप चाहो तो ये स्किप कर सकते हो, राइट। नाउ वी कम टू द रेगुलेशन 39। रेगुलेशन 39 क्या कहता है, द रेगुलेशन 39 डिटेल्ड प्रोसीजर, किसके बारे में बताइए, डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर द अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। याद आया कि नहीं आया? फाइनल लिस्ट के अंदर आपने नाम दे दिया कि ये प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है। अब नाउ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट क्या करेगा सर, रेजोल्यूशन प्लान बनाएगा, देन रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव किया जाएगा। समझ में आया? ये हमने पढ़ा था। ये जस्ट रीड करने वाला कंसेप्ट। जैसे हमने जब भी रेगुलेशन 36A पढ़ी थी वो तो फिर भी याद करने वाला था, क्योंकि ज़्यादा अपने मन से लिख नहीं पाऊंगे रेगुलेशन 36A के बारे में। तो रेगुलेशन 36A आप देख सकते हो अच्छी तरीके से, वैसे मैंने चार्ट बना दिया है, उस चार्ट के अंदर रेगुलेशन 36A आपका बिल्कुल अच्छी तरह कवर्ड हो जाता है। तो रेगुलेशन 36A का जो मैंने चार्ट बनाया उसको एक बार लिख लेना, जिससे कि आपको अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 36 भी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है और 39 अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 39 रीड करने का है क्योंकि हमें पता है। तो जो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है जिनका नाम फाइनल लिस्ट में आ रहा है वो क्या करेंगे, सबमिट करेंगे रेजोल्यूशन प्लान और प्लान्स, और वो प्रिपेयर करेंगे किसके अकॉर्डिंग, एज पर द जो भी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दिया गया और जो भी रिक्वायरमेंट है। एफिडेविट दिया जाएगा कि वो एलिजिबल है। याद आया सर, ये हमने बात की थी सर आपने। एक अंडरटेकिंग दी जाएगी बाय द प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट दैट एवरी इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विथ और इन द रेजोल्यूशन प्लान इज ट्रू एंड करेक्ट and discovery of the false information in record at any time will render the applicant ineligible। जो रेजोल्यूशन प्लान उनके द्वारा दिया जाएगा which does not comply with the previous of the sub regulation 1 shall be rejected, that we know।
मतलब बेसिकली इसमें दिया हुआ है कि जो रेजोल्यूशन प्लान है उसके रिगार्डिंग क्या रिक्वायरमेंट है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये इससे रीड करने के लिए दिया हुआ है, मैंने बोल दिया इसलिए रीड कर लो एक बार, आइडिया होना चाहिए। और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा, सबमिट करेगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सबमिट करेगा किसको, टू द कमिटी ऑल द रेजोल्यूशन प्लान्स, जो आईबीसी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। हमने बात की थी आईबीसी के अंदर रिक्वायरमेंट्स दी हुई थी कि रेजोल्यूशन प्लान को एग्जामिन करते टाइम ये फैक्टर आपको देखना है, तो जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, जो एज पर द रिक्वायरमेंट है और एज पर द रेगुलेशंस है, उन सारे रेजोल्यूशन प्लान्स को ही कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। The resolution professional shall endeavor to submit the resolution plan approved by the committee of creditors to the adjudicating authority at least 15 days। जो हमने कंसेप्ट सारे पढ़े थे, इनमें जो दिया हुआ है प्रोसीजर के अंदर आपको टाइम पीरियड भी लिंक कर दिया। ये तो आपको पता ही है कि सबसे पहले रेजोल्यूशन प्रोफेशनल उन रेजोल्यूशन प्लान को एग्जामिन करता है, सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता है, फिर वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को देता है। देन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या दिया हुआ है, रेजोल्यूशन प्लान, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रेजोल्यूशन प्लान जो कमिटी के द्वारा अप्रूव किया गया है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट करेगा, ये हमें पता है। लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है एटलीस्ट 15 डेज बिफोर। कितने दिन पहले, कम से कम 15 दिन पहले, कितने भी दिन हो सकते हैं लेकिन कम से कम 15 डेज बिफोर कौन सा टाइम पीरियड, सेक्शन 12 में दिया हुआ है सीआईआरपी कंप्लीट करने का। तो जो सीआईआरपी कंप्लीट करने का जो लास्ट डेट है उससे, सीआईआरपी कंप्लीट करने की जो भी आपकी लास्ट डेट है, तो सीआईआरपी कंप्लीट करने की जो भी आपकी लास्ट डेट है उससे कम से कम 15 डेज पहले, कम से कम 15 डेज पहले कभी भी क्या, ये रेजोल्यूशन प्लान जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा जो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड हो गया वो रेजोल्यूशन प्लान दिया जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सेल एंडेवर एफर्ट्स करेगा टू सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय द कमिटी, किसको दिया जा रहा है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। कब, एटलीस्ट 15 डेज बिफोर, कम से कम 15 दिन पहले, कम से कम 15 डेज पहले, बिफोर द मैक्सिमम पीरियड फॉर द कंप्लीशन ऑफ CIRP अंडर सेक्शन 12 along with a compliance certificate। Resolution professional forthwith immediately send a copy of the order of the adjudicating authority, और adjudicating authority के द्वारा जो भी ये रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा, उसकी कॉपी पार्टिसिपेंट को दी जाएगी और रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को दी जाएगी। A creditor who is aggrieved by the non-implementation of the resolution plan approved may apply to the adjudicating authority for directions। ये सिंपल है, जस्ट रीड इट। देन उसके बाद एक अमेंडमेंट है, और ये जो अमेंडमेंट है, दिस केम इन द लाइट ऑफ कोविड-19। ये अमेंडमेंट कोविड-19 का ये परमानेंट अमेंडमेंट नहीं है। अभी जो हम रेगुलेशंस की बात कर रहे थे वो परमानेंट थी, वो बेसिकली क्लेरिफिकेशन था कि कितने कितने टाइम पीरियड के अंदर आपको क्या क्या प्रोसेस करनी होगी। प्रोसेस तो वही थी जो हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, बट टाइम पीरियड भी इंसर्ट कर दिया है सीक्वेंस बनाने के लिए कि ये काम इतने इतने टाइम पीरियड के अंदर आपको करना है, वो हमने देख लिया है। अब जो रेगुलेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है 46, ये कोविड-19 की वजह से अमेंडमेंट आया, वो ये दिया हुआ कि IBC 2016 के अंदर काम को पूरा करने के लिए टाइम पीरियड दिया हुआ है, और यदि वो काम उतने टाइम पीरियड के अंदर नहीं भी हो तो चलेगा। कब, कोविड-19 क्या दिया हुआ है, नॉट विद स्टैंडिंग इन द टाइमलाइंस, मतलब ये कि जो IBC 2016 की किसी भी रेगुलेशंस के अंदर जो टाइमलाइंस दी हुई है वो बाहर में जाए। कब, subject to the provisions in the code, the period of the lockdown imposed by the central government in the wake of COVID-19। कोविड-19 की वजह से यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यदि कोई लॉकडाउन यदि किया जाता है तो वो जो भी टाइमलाइन से IBC 2016 की रेगुलेशंस के अंदर दी हुई है उतने टाइम पीरियड के अंदर वो काम नहीं हो पाता, क्योंकि लॉकडाउन था तो उसको इग्नोर कर दो। समझ में आया, ये दिया हुआ है। नाउ
वी कम टू द चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 19 के अंदर एक केस लॉज दिया हुआ है, उस केस लॉज के रिगार्डिंग देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स आर गिवन फॉर द रेजोल्यूशन प्लान। कौन बनाता है रेजोल्यूशन प्लान? रेजोल्यूशन प्लान जो बनाया जाता है वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के द्वारा बनाया जाता है, वो हमें पता है। और ये रेजोल्यूशन एप्लीकेंट का जो रेजोल्यूशन प्लान है, ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा पहले एग्जामिन किया जाएगा, उसके बाद कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा अप्रूव किया जाएगा, एंड देन फाइनली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव किया जाएगा। ये हमें पता है। ये जो प्लान है ये कंपनी को रीएबिलिटेट करने के लिए दिया जाता है, ये लिक्विडेशन का प्लान नहीं है। तो रेजोल्यूशन प्लान के रिगार्डिंग कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो डेवलप्ड किए गए हैं एनसीएलटी। कौन सा मैटर? इन द मैटर ऑफ बिनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा। इन्होंने डिसाइड किए देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स फॉर द रेजोल्यूशन प्लान। क्या क्या प्रिंसिपल डेवलप किए? पॉइंट नंबर ए, द रेजोल्यूशन प्लान शैल रिजॉल्व द इंसॉल्वेंसी, मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप। यदि किसी को याद हो आईबीसी 2016 की जो हमारी पहली क्लास थी, उसमें मैंने आपको यही बताया था कि आईबीसी 2016 डेवलप करने के पीछे, प्रमोट करने के पीछे क्या मेन पर्पज है, क्यों बनाया गया है? इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए, बिजनेस को डेवलप करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। कभी कभी कोई डिसीजन गलत हो जाता है और अल्टीमेटली रिकवरी कहां से करोगे? फ्रॉम द एसेट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। तो मैक्सिमाइज, याद आया? तो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि जो रेजोल्यूशन प्लान है उसका मोटिव क्या है, जो रेजोल्यूशन प्लान जो आप बनाओगे उसमें मेन होगा और कंटेंट क्या होना चाहिए, उसका पर्पस क्या है? रिजॉल्व करना कॉर्पोरेट डेटर को, उसके एसेट को, कॉर्पोरेट डेटर के एसेट को प्रोटेक्ट करना। रेजोल्यूशन प्लान जो भी बनाया जा रहा है, तो रेजोल्यूशन प्रोसेस अंडर आईबीसी इज नॉट एन ऑक्शन। नीलामी नहीं की जा रही है किसी भी तरीके की। रेजोल्यूशन प्रोसेस अंडर आईबीसी इज नॉट ए रिकवरी, रिकवरी नहीं है, नीलामी नहीं है और लिक्विडेशन भी नहीं है, रीएबिलिटेशन है, रिवाइवल है। रिजॉल्व करना इंसॉल्वेंसी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर to balance the interest of all the stakeholders and does not maximize the value of four financial creditors। मतलब ये कि ओनली फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की बात नहीं करता, सबके लिए बात करता है। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की बात करता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की बात करता है, सबके हितों का ध्यान रखना होता है भैया। Any resolution plan, if shown to be discriminatory against one or other financial creditors or operational creditor, यदि ए फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए डिस्क्रिमिनेटरी यदि आपने किया कि सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर, सारे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का आपको ध्यान रखना है, और यदि कोई रेजोल्यूशन प्लान यदि डिस्क्रिमिनेट करता है विद एनी ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर, कैन बी हेल्ड टू बी अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ आईबीसी। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है जो यहां पे दिए हुए हैं। The NCLT order is significant since it clarifies the underlying principles that a resolution plan should comply with। तो बड़ा बेसिकली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि NCLT ने कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइड किए कि रेजोल्यूशन प्लान के अंदर ये कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, दैट इज गिवन, राइट। वी कम टू द अनदर अमेंडमेंट, चैप्टर नंबर 22। दिस इज रिगार्डिंग विद द डेब्ट रिकवरी एंड द सरफासी। तो सरफासी एक्ट 2002 में आप डायरेक्टली बोलो तो कोई अमेंडमेंट नहीं है। सरफासी एक्ट 2002 में डायरेक्टली कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट देयर इज ए वन केस लॉ हैज बीन एडेड इन रिगार्ड टू द डेफिनेशन ऑफ द बैंक। मतलब ये कि जो बैंक की जो डेफिनेशन दी हुई है सरफासी एक्ट में, उसके रिगार्डिंग एक केस लॉज इंसर्ट किया गया है। यदि हम सरफासी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग बात करें तो सरफासी एक्ट किसके लिए एप्लीकेबल है? जो भी सिक्योर क्रेडिटर हैं, जो भी बैंक हैं, वो अपने डेब्ट की रिकवरी कर सकते हैं और उनको पावर दिया हुआ है कि डेब्ट की रिकवरी करने के लिए, सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स करने के लिए किसी भी कोर्ट और ट्रिब्यूनल में जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद डायरेक्टली रिकवरी कर सकते हैं।
ये दिया हुआ है एंड दिस पावर इज गिवन टू अ सिक्योर क्रेडिटर। सिक्योर क्रेडिटर में क्या आएगा? बैंक। तो यहां पे ये दिया हुआ है कि बैंक के अंदर कौन इंक्लूड होगा? तो बैंक की डेफिनेशन के अंदर जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको भी इंक्लूड किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई कोऑपरेटिव बैंक ने यदि कोई लोन दिया है, कोई एडवांसेस दिया है, तो उसको रिकवरी करने के लिए वो सरफासी एक्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सरफासी बैंक के ऊपर एप्लीकेबल है और बैंक की डेफिनेशन में कोऑपरेटिव बैंक्स और स्टेट जो भी मल्टी कोऑपरेटिव बैंक्स है उनको इंक्लूड किया हुआ है। तो यहां पे यही दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया? द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड 5 मई 2020 इन दी मैटर। क्या कंक्लूजन है उस पर अपन आते हैं डायरेक्टली। कोऑपरेटिव बैंक्स, क्या दिया हुआ बेटा? कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर दी स्टेट लेजिस्लेशन एंड द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आर बैंक्स एज पर सरफासी एक्ट 2002। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोऑपरेटिव और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स वो बैंक की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड है, इसका मतलब कोऑपरेटिव बैंक्स सरफासी एक्ट को अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ द डेब्ट्स। चैप्टर नंबर 22 में ही एक और केस लॉज ऐड किया गया है और ये जो केस लॉज है लड़ाई है। सर किस में लड़ाई है? कि यदि किसी मैटर के रिगार्डिंग यदि सरफासी एक्ट और आईबीसी 2016 में क्या प्रीवेल करेगा? क्या दिया हुआ है? व्हेन टू प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड। इसका मतलब यह हुआ कि किसी पर्सन ने, क्योंकि ए सिक्योर क्रेडिटर हैज अ राइट कि वो सरफासी एक्ट भी अप्लाई कर सकता है और ए सिक्योर क्रेडिटर को राइट है कि वो आईबीसी भी अप्लाई कर सकता है, तो कौन सी प्रोसीडिंग प्रीवेल करेगी? मतलब ये कि यदि कोई पर्सन सरफासी एक्ट में चला गया, अब वो आईबीसी अप्लाई करना चाहता है, तो क्या वो आईबीसी अप्लाई कर सकता है? क्या कोई क्रेडिटर आईबीसी के अंदर एप्लीकेशन दे सकता है? क्या उसकी एप्लीकेशन इस ग्राउंड पे रिजेक्ट हो सकती है क्या कि उसका मैटर ऑलरेडी सरफासी में पेंडिंग है? दिस इज अ प्रॉब्लम। क्यों केस स्टडीज आई थी? क्योंकि इस केस स्टडी आने का रीजन ये था कि कोई क्रेडिटर है, उसका ऑलरेडी मैटर सरफासी एक्ट में चल रहा है। अब नाउ आईबीसी 2016 आने के बाद क्रेडिटर ने सोचा कि मैं सरफासी एक्ट में जाने की बजाय सरफासी एक्ट में ऑलरेडी चला गया, लेकिन वो क्रेडिटर चाहे तो आईबीसी भी अप्लाई कर सकता है। तो नाउ उस क्रेडिटर ने क्या किया? आईबीसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग क्या किया? एनसीएलटी को एप्लीकेशन दे दी सीआईआरपी को इनिशिएट करने के लिए। तो क्या उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है इस ग्राउंड पर कि उसका मैटर पेंडिंग है सरफासी एक्ट 2002 में? यदि किसी पर्सन की प्रोसीडिंग्स, यदि पर्सन की प्रोसीडिंग्स कॉर्पोरेट डेटर की रिगार्डिंग प्रोसीडिंग्स यदि सरफासी एक्ट और आईबीसी 2016 दोनों में यदि चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईबीसी के अंदर आप एप्लीकेशन दे सकते हो, आईबीसी प्रिवेल करेगा, आईबीसी 2016 प्रिवेल करेगा। यदि मैटर यदि सरफासी एक्ट में जा भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आईबीसी के अंदर मैटर जा सकते हो, उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी। When two proceedings are initiated, one under IBC 2016 and the another under the Sarfasi Act 2002, clearly the proceeding under the IBC 2016, the proceeding under the IBC 2016 shall prevail। क्योंकि पूरी केस स्टडीज ये हुई थी कि फाइनेंशियल क्रेडिटर सरफासी एक्ट में चला गया था। नाउ फाइनेंशियल क्रेडिटर ने आईबीसी के अंदर कॉर्पोरेट डेटर के अगेन एप्लीकेशन क्या किया? एनसीएलटी को दी। तो क्या ये एप्लीकेशन इस ग्राउंड पे रिजेक्ट हो सकती है? क्या उसका मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है? तो सेक्शन यदि आप बात करोगे 7 और 9 की कि यदि डेप्ट है, चाहे वो ऑपरेशनल डेप्ट हो या फाइनेंशियल डेप्ट हो, डिफॉल्ट यदि है और कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो उस केसेस में एनसीएलटी को एप्लीकेशन एडमिट करनी होगी। तो इसका मतलब ये कोई ग्राउंड नहीं है कि आपका मैटर सरफासी एक्ट में जा रहा है इसलिए एनसीएलटी एप्लीकेशन एडमिट नहीं कर सकता आईबीसी के अंदर, ये ग्राउंड वैलिड नहीं है। इसका मतलब यदि आपका मैटर यदि सरफासी एक्ट में जा भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आईबीसी 2016 के अंदर एप्लीकेशन दोगे और एनसीएलटी एप्लीकेशन एडमिट करेगा।
दिस इज द इंपॉर्टेंट केस लो। लेकिन ये सारे कंसेप्ट हमने एक बार डिस्कस किए हुए ऑलरेडी। Yes, now we come to another case, so that is in regard to the chapter number 24. तो chapter number 24 that is in regard to the liquidation. याद आया? पहला टारगेट IBC 2016 का ये कि कॉर्पोरेट डेटर को क्या किया जाए, रिजॉल्व किया जाए, इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व किया जाए, कॉर्पोरेट डेटर को रिवाइव किया जाए, कॉर्पोरेट डेटर को रीएबिलिटेट किया जाए। लिक्विडेशन इज नॉट द मेन इंटेंशन ऑफ द IBC 2016। IBC 2016 लिक्विडेट करने के लिए नहीं बना हुआ है, उसका मेन पर्पस कॉर्पोरेट डेटर को बंद करना नहीं है। उसका जो मेन इंटेंशन है वो ये कि बिजनेस में कभी कभी गलत डिसीजन ले लिए जाते हैं, जो कॉर्पोरेट डेटर की जो इंसॉल्वेंसी का जो प्रॉब्लम अराइज हुआ है उसको रिजॉल्व करना है, कॉर्पोरेट डेटर को रिवाइव कराना है, कॉर्पोरेट डेटर को रिहेबिलिटेट करना है। लेकिन यदि कॉर्पोरेट डेटर रिवाइव नहीं हो सकता, रिहेबिलिटेट नहीं हो सकता, कोई उपाय नहीं है, कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट लिक्विडेशन, तो उन केसेस के अंदर जब आपको लग रहा है कि अब कोई रेमेडीज अवेलेबल नहीं है, जो रेजोल्यूशन प्लान कोई है ही नहीं, या रेजोल्यूशन प्लान प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, या लीगल नहीं है, तो उन केसेस के अंदर जहां किसी भी तरीके से लिक्विडेशन इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बाय द रेजोल्यूशन प्लान, तो क्या किया जाए, खलास। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो यहां पे किसी भी तरह का कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट देयर इज ए केस। तभी मैंने क्या बोला, इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी हमने कंटेंट पढ़ा है सब सही पढ़ा है। तो बेसिकली अमेंडमेंट सेक्शंस के अंदर, प्रोविजन के अंदर नहीं हुआ है, कुछ केस लॉज इंसर्ट किए गए हैं बाय द ICSI बाय द वे ऑफ सप्लीमेंट। और ये जितने भी केस लॉज है, पर आप एक बार रीड करोगे आपके लिए इनफ होगा। सुप्रीम कोर्ट held that in the matter of Swiss Ribbons Private Limited and Unions of India observed, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, what is interesting to note is that the preamble does not in any manner refers to liquidation. IBC 2016 किसी भी तरीके से उसका preamble, उसका मेन पर्पस, उसका इंटेंशन लिक्विडेट करना नहीं है कॉर्पोरेट डेटर को, which is only availed as a last resort। मतलब IBC 2016 कॉर्पोरेट डेटर को रिवाइव करने के लिए, रीएबिलिटेट करने के लिए बनाया गया है। लेकिन जब रिवाइवल, रीएबिलिटेशन यदि रेजोल्यूशन प्लान के थ्रू पॉसिबल नहीं हो पाता है, कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है, कोई रिजोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन है क्लास। इफ, पहला पॉइंट, नो रेजोल्यूशन प्लान, इफ देयर इज ए नो रेजोल्यूशन प्लान और रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड आर नॉट अप टू द मार्क, तो क्या किया जाए, मरता क्या ना करता, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हमारा मेन पर्पस लिक्विडेशन करना नहीं है, लेकिन जब रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, जब रिवाइव नहीं हो पा रहा, रिहेबिलिटेशन नहीं हो पा रहा है, कोई रेजोल्यूशन प्लान नहीं है, रेजोल्यूशन प्लान जो बनाए गए वो प्रॉपर अप टू द मार्क नहीं है, तो क्या करे, even in liquidation the liquidator can sell the business of the corporator as a going concern। इसका मतलब हमारा जो प्राइमरी फोकस है कॉर्पोरेटर के रिवाइवल और कंटिन्यूटी में है, लेकिन जब पॉसिबल नहीं हो तो लिक्विडेट आप कर सकते हो, लेकिन वो लास्ट रिजोर्ट के रूप में लिया जाना चाहिए, ये वाला ऑप्शन। नाउ वी कम टू अनदर केस लो अगेन इन द चैप्टर लिक्विडेशन, और ये क्या कहता है, ये कहता है कि यदि कोई रेजोल्यूशन प्लान बनाया जा रहा है जो लॉ को कॉन्ट्राविन करता है, याद है जब हमने बात की थी कि यदि कोई रेजोल्यूशन प्लान यदि बनाया गया है जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के द्वारा बनाया जाता है, तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने रेजोल्यूशन प्लान रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को सबमिट किया, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल उसको एग्जामिन करता है, तो एग्जामिन करने के लिए वो क्या करता है, सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट दी हुई है, वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की ड्यूटी बनती है चेक करना कि जो रिक्वायरमेंट दी हुई है सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 के अंदर वो सारी रिक्वायरमेंट वो रेजोल्यूशन प्लान फुलफिल करता है नहीं करता है, और जो रेजोल्यूशन प्लान रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं उन रेजोल्यूशन प्लान को क्या करता है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को आगे फॉरवर्ड करता है। याद आया,
सर याद आया ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई रेजोल्यूशन प्लान इस तरीके से बनाया गया है कि जो लीगल नहीं है, जो इलीगल है, जो बाकी लॉ के प्रोविजंस को कॉन्ट्राविन करता है, तो ऐसे रेजोल्यूशन प्लान को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। ये रेजोल्यूशन प्लान वैलिड है ही नहीं। जनरल केस लो सेक्शन 30 मतलब किस पर बेस्ड है ये? सेक्शन 30 सब सेक्शन 2 के अंदर requirements in regard to resolution plan while examining the resolution plan। यहां पे जो केस है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस त्रिपति जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, adjudicating authority that is the NCLT noted that the resolution plan which has been submitted for its approval was subject to extinguishment of all the claims against the corporate debtor। मतलब कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट जो भी क्लेम्स आए सारे क्लेम्स को क्या कर दिया, मतलब जिन जिन लोगों ने पैसा मांगा था वो सारे क्लेम्स खत्म। एग्जेम्पशन ऑफ ऑल टैक्स और ड्यूज बाय द गवर्नमेंट, मतलब ये कि ऐसा रेजोल्यूशन प्लान बनाया कि गवर्नमेंट को इतना टैक्स देना बनता है, एग्जेम्प्ट हम नहीं देंगे। इस पर्सन को इतना टैक्स देना बनता है, नहीं पे करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी क्रेडिटर्स हैं उन सबकी लाइबिलिटीज को क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट करा दिया। ऐसा रेजोल्यूशन प्लान बनाया गया भैया, ऐसा केस है। आप बोलते हो आप किसी भी क्रेडिटर को पेमेंट नहीं दोगे, ये क्या मनमानी है? समझ में आ रही बात? बड़ी लॉजिकल है। तो मतलब ऐसा कोई रेजोल्यूशन प्लान जो अपनी मनमानी तरीके से कुछ भी बना दिया, जो लीगल नहीं है, जो प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिजेक्टेड द रेजोल्यूशन प्लान एंड ऑर्डर फॉर लिक्विडेशन। क्योंकि मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले, यदि कोई रेजोल्यूशन प्लान हो और वो रेजोल्यूशन प्लान वैलिड नहीं हो तो इसका मतलब कोई भी रेजोल्यूशन प्लान नहीं है। और जब रेजोल्यूशन प्लान नहीं है तो देन एनसीएलटी को क्या करना पड़ेगा, लिक्विडेशन का ऑर्डर देना पड़ेगा। It observed that such a plan should not have been approved by the committee of creditors. It was not consistent with the provision of section 30 subsection 2 clause E। तो यदि कोई भी रेजोल्यूशन प्लान यदि सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 के रिक्वायरमेंट्स को यदि सेटिस्फाई नहीं करता और रेजोल्यूशन प्लान वैलिड नहीं है तो ऐसे रेजोल्यूशन प्लान को आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को भी अप्रूव नहीं करना चाहिए। Then उसके बाद there is another case law that is in regard to कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कभी भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को क्या कर सकती है, जो भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है आरपीए, तो वो जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को रिप्लेस कर सकती है, उस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिमूव कर सकती है यदि वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल गलत तरीके से काम कर रहा है, यदि प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, यदि वो एफिशिएंट नहीं है। तो यदि ये पावर हमने कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को दिया है तो इसका मतलब एनसीएलटी के पास तो पावर होगा ही। तो यदि एनसीएलटी को कभी भी लगे कि यदि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है यदि वो लॉ के सारी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यदि वो लॉ के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहा, यदि वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो देन एनसीएलटी खुद भी तो जो पावर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को दिया है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिप्लेस करने का, वो पावर एनसीएलटी के पास भी है। आया समझ में? इंप्लाइड है कि आपने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पर्सन अपॉइंट किया है सीआईआरपी की प्रोसीडिंग करने के लिए, तो यदि सीआईआरपी की प्रोसीडिंग यदि वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता, यदि वो फ्रॉड करता है, गलत तरीके से काम करता है, एफिशिएंटली वर्क नहीं करता, तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कैन रिप्लेस द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विद द अनदर। तो यही पावर एनसीएलटी के पास भी है। क्या दिया हुआ है? तो यहां पे दिया हुआ है इन द मैटर ऑफ देवेंद्र पदमचंद जैन वर्सेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहां पे क्या दिया हुआ है देखते हैं मैटर। डायरेक्टली मुद्दे पे आ जाते हैं। एनसीएलटी एज जुरिसडिक्शंस टू रिमूव द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इफ it is not satisfied with its functioning which amount to non-compliance with the section 30 subsection 2। सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 में ये दिया हुआ है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रेजोल्यूशन प्लान को एग्जामिन करेगा
ऑनेस्टली काम करेगा, इंटीग्रिटी से काम करेगा, प्रॉपरली वर्क करेगा, सारे फैक्टर्स को कंसिडर करेगा, और यदि रेजोल्यूशन प्रोफेशनली प्रॉपर वर्किंग नहीं की तो देन एनसीएलटी खुद भी, मतलब ये पावर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के तो पास है कि वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिमूव कर सकते हैं, ये पावर एनसीएलटी के पास भी है कि एनसीएलटी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिप्लेस रिमूव कर सकती है, राइट। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 24 के अंदर ही एक लिक्विडेशन एस्टेट करके बेसिकली देयर इज नो अमेंडमेंट एट ऑल, सिर्फ क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है, तो उसको आप स्किप कर सकते हो क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये मैंने पहले ही बताया था कि लिक्विडेशन एस्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्मल क्लास के अंदर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि लिक्विडेशन एस्टेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है और लिक्विडेशन एस्टेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाता एज पर सेक्शन 36 ऑफ आईबीसी। और ये मैंने पहले ही बताया था, वापस रिपीट कर रहा हूं, ये एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है और बच्चे को टिप्स पे याद होना चाहिए कि लिक्विडेशन एस्टेट के अंदर कौन कौन सी एसेट इंक्लूड की जाती है और कौन कौन सी एसेट लिक्विडेशन एस्टेट एसेट का पार्ट नहीं है। Important from the exam point of view, but we are not covering here. The reason behind it, there is no amendment, right? तो जब कोई अमेंडमेंट नहीं है तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, राइट। कम टू द चैप्टर नंबर 25, वॉलेंट्री लिक्विडेशन। वॉलेंट्री लिक्विडेशन के रिगार्डिंग कोई अमेंडमेंट नहीं है, मतलब जो हमने सेक्शन 59 जो कंसेप्ट पढ़ा था वही प्रोविजन अभी भी है, देयर इज नो अमेंडमेंट। आईसीएसआई ने एक प्रोविजन ऐड किया है, मतलब अलग से सिलेबस के अंदर, दैट इज अ रिपोर्टिंग। मतलब ये कि जो लिक्विडेटर है वो क्या करेगा, वो प्रिपेयर करेगा एंड सबमिट करेगा रिपोर्टिंग को। मतलब लिक्विडेटर को क्या करना होगा, टाइम टू टाइम रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। कौन कौन सी रिपोर्ट, नंबर 1 इज अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस रिपोर्ट एवरी ईयर 12 मंथ्स एंड होने के बाद, क्योंकि लिक्विडेटर को 12 मंथ्स के अंदर अपनी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग कंप्लीट करनी होती है। वो अपन आगे बात करेंगे अबाउट एनुअल स्टेटस रिपोर्ट के बारे में। यहाँ पे ये दिया गया है कि जो लिक्विडेटर है वो कौन कौन सी रिपोर्ट बनाएगा और सबमिट करेगा। तो लिक्विडेटर को प्रिपेयर करनी होगी और सबमिट करनी होगी, नंबर 1 प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, सेकंड एनुअल स्टेटस रिपोर्ट, थर्ड मिनट्स ऑफ कंसल्टेशंस विद द स्टेक होल्डर्स, एंड लास्ट वन इज अ फाइनल रिपोर्ट। और ये जो भी रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होगी इन द मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड अंडर दीज रेगुलेशंस। लिक्विडेटर क्या करेगा, वो ये रिपोर्ट बनाएगा एंड मिनट्स एंड अवेलेबल टू ए स्टेक होल्डर इन आइदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और फिजिकल फॉर्म ऑन द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इन द राइटिंग और द कॉस्ट ऑफ मेकिंग सच रिपोर्ट अवेलेबल टू इट। मतलब ये जो भी रिपोर्ट बनाई जाएगी लिक्विडेटर के द्वारा, तो एप्लीकेशन के रिक्वेस्ट पर या जो भी कॉस्ट है उनको प्रोवाइड करने पर ये जो भी स्टेक होल्डर्स है उनको ये रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। देन चैप्टर नंबर 25 में ही एक पॉइंट और दिया हुआ है, दैट इज द कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन की जो पूरी प्रोसीडिंग है वॉलेंट्री लिक्विडेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 59 के अंदर प्रोविजन दिया हुआ है कि वॉलेंट्री लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। तो ये जो वॉलेंट्री लिक्विडेशन की जो पूरी प्रोसीडिंग्स है, लिक्विडेटर को 12 मंथ्स के अंदर, कितने टाइम पीरियड के अंदर, 12 मंथ्स, मतलब ये कि जो लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, दैट इज अ एलसीडी। तो जो लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट है, जब आपका लिक्विडेशन कमेंस हुआ उस डेट से 12 मंथ्स के अंदर लिक्विडेटर को क्या करना पड़ेगा, पूरे एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि लिक्विडेशन की जो प्रोसीडिंग्स है वो कंप्लीट हो जाए। लेकिन इन द इवेंट यदि लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स यदि 12 मंथ्स में कंप्लीट नहीं हो पाती तो लिक्विडेटर को क्या करना पड़ेगा, पहला पॉइंट, लिक्विडेटर को सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि 12 मंथ्स के अंदर लिक्विडेशन की जो प्रोसीडिंग्स है उसे कंप्लीट कर दे। और यदि वो 12 मंथ्स के अंदर वो लिक्विडेटर लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स को वाइंड अप नहीं कर पाता, लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट नहीं कर पाता, तो लिक्विडेटर को क्या करना पड़ेगा, मीटिंग क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रीब्यूटरीज जो मालिक है, जो कॉन्ट्रीब्यूटरीज है उनकी मीटिंग को होल्ड करना पड़ेगा 12 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद विद इन 15 डेज के अंदर।
क्योंकि 12 मंथ्स का टाइम पीरियड है, 12 मंथ्स के अंदर आपको लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करनी होगी। कंप्लीट हो जाती है बहुत अच्छी बात है, और यदि 12 मंथ्स के अंदर ये लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स यदि लिक्विडेटर कंप्लीट नहीं कर पाता तो 12 मंथ्स एंड होने के बाद 15 दिनों के अंदर उन्हें उसको लिक्विडेटर को जो भी कॉन्ट्रीब्यूटरीज है उनकी एक मीटिंग होल्ड करनी होती है, एंड at the end every succeeding 12 months till the resolution of the corporate person। और इसके अलावा ये जो लिक्विडेटर और क्या करेगा, पॉइंट नंबर बी, प्रेजेंट करेगा एन एनुअल स्टेटस रिपोर्ट, और उसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, सेटलमेंट ऑफ द लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, डिटेल्स ऑफ एनी एसेट दैट रिमेन्स टू बी सोल्ड एंड रियलाइज्ड, कि कितना काम पेंडिंग है, क्योंकि लिक्विडेशन में क्या होता है, एसेट को सेल किया जाता है, लाइब्रेरीज को पे किया जाता है, और अभी 12 मंथ्स के अंदर यदि ये पूरा लिक्विडेशन कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब काम बाकी रह गया है। क्या काम बाकी रह गया है, कुछ लाइब्रेरीज अनपेड रह गई होगी और कुछ एसेट अभी आपने सेल नहीं की होगी, जिन एसेट को अभी बेचना बाकी है। तो डिटेल्स ऑफ एनी एसेट दैट रिमेन्स टू बी सोल्ड एंड रियलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूशन आपने कितना स्टेक होल्डर्स को दे दिया है, कितनी अनसोल्ड एसेट है जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है या सेल करनी है, डेवलपमेंट्स इन एनी मटेरियल लिटिगेशंस बाय और अगेंस्ट द कॉर्पोरेट पर्सन, फाइलिंग ऑफ और एंड डेवलपमेंट्स इन द एप्लीकेशंस फॉर द अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो हमने पढ़ी थी ना, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस, याद आया, वेरी गुड। 4 पॉइंट्स पढ़े थे अपन ने, ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द अमेंडमेंट एज पर द आईसीएसआई सप्लीमेंट। तो आईसीएसआई सप्लीमेंट के अकॉर्डिंग जो लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज चैप्टर नंबर 26, वाइंडिंग अप बाय द एनसीएलटी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इसमें आपका कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, एक केस लॉज दिया हुआ है, वो ये कि यदि एनसीएलटी ने, हाई कोर्ट ने यदि वाइंड अप का ऑर्डर दे दिया है, यदि एनसीएलटी ने एज पर कंपनीज एक्ट 2013, यदि एनसीएलटी ने या हाई कोर्ट ने एज पर कंपनीज एक्ट 2013 यदि कंपनी को वाइंड अप का ऑर्डर दे दिया है, तो ऐसी कंपनी जिनके अगेंस्ट वाइंड अप का ऑर्डर आ गया है, क्या ऐसी कंपनी के अगेंस्ट भी सीआईआरपी की प्रोसीडिंग कमेंस हो सकती है या नहीं, आईबीसी 2016 में जा सकते हो या नहीं। हमने ये बोला जब कोई दो लॉ यदि होते हैं तो उस केस में आईबीसी 2016 प्रीवेल करेगा, लेकिन जिस कंपनी को खत्म करने की आप बात कर चुके हो, जब वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास हो गया, तो देन आप अब लिक्विडेशन, अब आप किसकी बात कर रहे हो, इंसॉल्वेंसी की बात कर रहे हो, इंसॉल्वेंसी रिजोल्व करने की बात करते हो, सारी बातें बहुत दूर ही रह गई है। दिस इज द इंपॉर्टेंट केस लॉज, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ाऊंगा, जो मुद्दा है, जो प्रॉब्लम आई थी, उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं। डायरेक्टली एक क्वेश्चन बनेगा, वेदर इन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7, कौन देता है सेक्शन 7 के अंदर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो वेदर एंड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 ऑफ द कोड इज मेंटेनेबल, क्या फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन दे सकता है व्हेन वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर एज ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड। दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि एग्जाम में आए तो डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आ जाएगा बेटा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि कोई स्टूडेंट याद करना चाहिए, यदि मेमोरी यदि बहुत अच्छी है तो आप ये केस लॉ का नेम भी याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस श्री राम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस मैटर के रिगार्डिंग एनसीएलटी और एनसीएलटी इन्होंने क्या किया, वो पूरा कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। मैटर एनसीएलटी के पास आया था, देन क्या डिसीजन लिया गया बाय द एनसीएलटी फाइनली। मुद्दा ये था कि ऑलरेडी किसी कंपनी के अगेंस्ट वाइंडिंग अप का ऑर्डर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर पास हो गया, देन ऐसी कंपनी के अगेंस्ट कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए सीआरपी की एप्लीकेशन लगाता है। क्या ऐसी एप्लीकेशन इनिशिएट होगी, क्या ऐसी एप्लीकेशन को एडमिट किया जाएगा जब वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया जा चुका है। वाइंडिंग अप ऑर्डर हैज बीन गिवन, वापस से पढ़ते हैं।
whether an application under section 7 is maintainable when the winding up proceedings against the cooperator has already been initiated. अब एनसीएलटी ने फाइनली क्या डिसीजन लिया उसको भी हम देख लेते हैं. इन द व्यू ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द पर्सन केस द एनसीएलटी क्या कहता है, द हाई कोर्ट ऑफ द बॉम्बे हैड ऑलरेडी ऑर्डर्ड. यदि एक हाई कोर्ट ने एनसीएलटी ने ऑलरेडी किसी कंपनी को वाइंड अप का ऑर्डर दे दिया है और उसी कंपनी के अगेंस्ट एंड द सेम हैज बीन इनिशिएटेड, मतलब मुंबई हाई कोर्ट ने किसी कंपनी के अगेंस्ट वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे दिया और वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स आपकी कमेंस हो गई है एंड द सेम हैज बीन इनिशिएटेड. अब therefore the initiation of CIRP against the same cooperator did not arise. इसका मतलब अब आप सेक्शन 7 के अंदर आपकी कोई एप्लीकेशन एडमिट नहीं की जाएगी. तो सीआर का जो पार्ट 2 था इंसॉल्वेंसी और इनके रिगार्डिंग, वो वाला पार्ट 2 का जो हमारे अमेंडमेंट्स थे, जो सप्लीमेंट थे, वो भी हमने कवर किए. मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरह एग्जाम्स दोगे. बी कूल, काम और अच्छी तरह पढ़ो. हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू. ऑल द बेस्ट फॉर द December 20 एग्जाम्स.